इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे हों। मेंस की तैयारी शुरू कर दी होगी, नहीं की है तो आप एक दो दिन में करेंगे। रिजल्ट का वेट पोटेंशियल कैंडिडेट नहीं करते। पीसीएस, यूपी पीसीएस 2025, यूपी पीसीएस 2025 प्री हो चुका है, मेंस आने वाला है। प्री का रिजल्ट अभी अवेटिंग है, लेकिन जो ऑफिशियल आंसर की है वो रिलीज हो चुकी है, आपने मिलान कर लिया होगा। और जो जो मेंस लिखने वाले हैं इस साल, सबको एक लमसम आइडिया होगा। अब जब आप सबको, जिनको मेंस लिखना है, उनको मेंस लिखने के दौर में क्या लिखना पड़ता है? हर एक जीएस के पेपर में आंसर। आंसर तो आप सब लोग लिखते ही हैं, लेकिन क्या सब लोग लिखने वाले जो लिख रहे हैं वो सेलेक्ट हो रहे हैं, इंटरव्यू को ला पा रहे हैं कम से कम? तो ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों है? क्योंकि आपका जो आंसर है वो गुड की कैटेगरी में नहीं पहुंच पा रहा है। गुड की कैटेगरी में नहीं पहुंच पा रहा है, तो ऐसा क्या है जो आपके आंसर को गुड बनाता है? डिस्कशन इस मुद्दे पर कई वीडियोस आपको मिल जाएंगे, लेकिन आज हमारा उद्देश्य ये है कि आपको कम समय में और एक क्वालिटी आंसर लिखना कैसे सीखें आसान भाषा में। तो आज हम एक अच्छे आंसर की क्वालिटी को जानने की कोशिश करेंगे कि एक अच्छे आंसर की क्या क्वालिटी है। अच्छे आंसर की क्वालिटी जाननी है, गुड आंसर की क्वालिटी जाननी है। गुड आंसर अगर जानना है तो हम कुछ एस्पेक्ट्स होंगे, कुछ पहलू होंगे जिनके थ्रू हम ये जांच कर पाए, परख पाए कि भाई ये आंसर अच्छा है कि नहीं है। एज एन एवेल्युएटर, एज एन रिव्यूअर और एज एन कंटेंट मैनेजर, मैंने तीनों पोस्ट पे काम कर रखा है। तो एक इवेल्युएटर के तौर पर देखा जाए कि अच्छा आंसर क्या होता है, और एक इवेल्युएटर या एग्जामिनर जो आयोग में बैठा है वो भी एक इवेल्युएटर ही है, आपके आंसर को इवेल्युएट कर रहा है। तो आपके आंसर में वो क्या तलाशता है? तो एक जगह पे तो नहीं तलाशता होगा पूरे आंसर को, तो कुछ पहलू होंगे। तो उन्हीं पहलुओं को हमको अच्छा करना है। तो वो क्या क्या पहलू हैं? अच्छे आंसर के कुछ पहलू होंगे। क्या क्या पहलू हैं वो? पहलू बोलो, एस्पेक्ट्स बोलो। एक अच्छे आंसर के क्या एस्पेक्ट्स हैं? तो मेजरली 5 एस्पेक्ट हैं। एक, इंट्रोडक्शन। एक अच्छा इंट्रोडक्शन आपको जरूरी है। दूसरा, उसकी कोर डिमांड, क्वेश्चन की कोर डिमांड आप किस एक्सटेंट तक मीट कर रहे हैं, ये दूसरा एस्पेक्ट है जो सबसे जरूरी है। तीसरा एस्पेक्ट है, आपने जो भाषा, डिमांड तो पूरी करी है, लेकिन जिस भाषा, लैंग्वेज का प्रयोग किया है आपने, वो कैसी है, वो प्रोफेशनल है, वो एक्सेप्टेबल है या नहीं है। तीसरा एस्पेक्ट। चौथा एस्पेक्ट जो जरूरी है वो है प्रेजेंटेशन का, या प्रस्तुतिकरण जिसे बोलते हैं, प्रस्तुतिकरण भी बोलते हैं इसको। और पांचवा और आखिरी एस्पेक्ट है कंक्लूजन का। ठीक है, तो ये 5 एस्पेक्ट हुए। हम 1 बाई 1 इन 5 एस्पेक्ट पर डिस्कशन करेंगे इन डिटेल कि एक अच्छा इंट्रोडक्शन कैसे लिखा जाता है, एक कोर डिमांड को समझें कैसे। 2 एस्पेक्ट है यहाँ। कोर डिमांड है क्या, पहले समझना यही जरूरी है कि है क्या, और अगर जो पता चल गई कि क्या है फिर उसे कैसे पूरा करें। पहले जानना है क्या है डिमांड, कोर डिमांड क्या है, फिर पूरा देखेंगे कि उसे कैसे पूरा करें, फुलफिल कैसे करें। तो ये 2 एस्पेक्ट हम यहाँ देखेंगे, क्या डिमांड है और उसको कैसे पूरा करना है। लैंग्वेज पर बात करेंगे, प्रेजेंटेशन पर बात करेंगे और कंक्लूजन पर बात करेंगे। तो इन 5 एस्पेक्ट्स के थ्रू हम आपके एक अच्छे आंसर की इवेल्युएशन कर पाते हैं कि कोई आंसर अच्छा है या नहीं है।
मार्किंग का भी एक थोड़ा सा आइडिया दूंगा मैं कि मार्किंग कैसे करते हैं हम लोग एवेल्यूशन के तौर पर, और मार्किंग में कितने मैक्सिमम दिए जा सकते हैं, कितने मिनिमम मिलते हैं। यहाँ हवाई बातें मैं नहीं करता, जो हम देते हैं, जो दिलवाते हैं बच्चों को साल दर साल वो, और जो आयोग से मैच करते हुए मार्किंग है वो भी एक बात होगी। फिर इन लास्ट, इस लेक्चर के लास्ट में इन सब चीजों को थ्योरेटिकली समझने के बाद अगर टाइम मिलता है तो एक प्रैक्टिस भी करेंगे क्वेश्चन पर, जो यूपीपीसीएस 2024 का पीवाईक्यू होगा। एक पीवाईक्यू पे प्रैक्टिस भी कर लेंगे, ताकि आपको ये सब चीजें जो मैं बता रहा हूं क्या ये इम्प्लीमेंटेबल भी है, कि मैं भाषणबाजी करके चला गया, मन की बात कह के चला गया। तो हर वो चीज जो मैं पढ़ाता हूं, जो मैं बताता हूं, मैं ये कोशिश करता हूं कि वो इम्प्लीमेंटेबल हो, स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से इम्प्लीमेंटेबल हो, ना कि सिर्फ मेरे पर्सपेक्टिव से। क्योंकि हम लोग एक्सपर्ट हैं, 2-4 साल 10 साल इसमें इंडस्ट्री में काम करते हुए हो गए, तो हम तो तोड़ मरोड़ करके कोई भी चीज कहीं भी इम्प्लीमेंट कर देंगे। लेकिन एज एन ए बिगिनर, जो बच्चा पहली साल दूसरी साल मेंस लिख रहा है, उसको इम्प्लीमेंटेबल होना चाहिए कोई भी आइडिया। तो आइए शुरू करते हैं अपने पहले टॉपिक से, इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन, इसको हिंदी में बोलते हैं भूमिका। सबसे पहला सवाल तो यही है, क्या ये सर होनी ही चाहिए? इंट्रोडक्शन होना ही चाहिए, होना जरूरी है क्या? तो भाई ये रट लो, ये मस्ट है। क्या है? मस्ट है। ये क्या है? मस्ट है। अगर ये मस्ट है, आपको लिखनी ही है भूमिका, अगर ये मस्ट है, तो दूसरी बात आती है, बच्चे ज्यादातर इस बात में कंफ्यूज होते हैं, सर अगर मान लो हमें पता है कि ये भूमिका लिखना मस्ट है, तो इसका साइज क्या रहे? साइज बोलो, लेंथ बोलो। तो मेरा सजेशन ये है, एक अच्छे आंसर में, अच्छी भूमिका के लिए ये 3 लाइन से कम नहीं होनी चाहिए और 5 लाइन से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। कितनी? 3 लाइन से कम नहीं होनी चाहिए और 5 लाइन से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, इररिस्पेक्टिव कि वो क्वेश्चन 8 नंबर का है, 12 नंबर का है, 15 नंबर का है या 10 नंबर का है। ये यूपी पीसीएस के लिए है, ये यूपीएससी के लिए है। और भी कोई चीज, और भी किसी एग्जाम में बड़े बड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं बिहार टाइप के, वहां भी यही बात लागू होती है। भूमिका आंसर की, ऐसे की नहीं, आंसर की, आंसर की भूमिका 3 से 5 लाइन ही रहेगी, उससे न ज्यादा और न उससे कम। 2 लाइन की, 1 लाइन की भूमिका कोई भूमिका नहीं बना पाएगी, और 5 लाइन से भूमिका बहुत लंबी भूमिका हो जाएगी। इसलिए 3 से 5 लाइन भूमिका। हमने पूछा पहला सवाल कि क्या सर ये होना जरूरी है, तो हमने बोला मस्ट है भाई। दूसरा सवाल, क्या सर इसका साइज क्या हो, तो हमने बोला 3 से 5 लाइन। 12 नंबर के में आप 5 लाइन का चूज ना करें, 12 नंबर के में 8 नंबर के में 3 लाइन और 12 नंबर के में 5 लाइन, ये सही रेशियो होगा आपकी इंट्रोडक्शन के साइज का। अब तीसरा सवाल है, सर क्या लिखें? भूमिका हमें पता है, लिखना जरूरी है, ये भी पता है सर 3 से 5 लाइन में लिखना है, लेकिन लिखें क्या? क्या लिखें भूमिका में? तो ये बहुत क्रूशियल प्रश्न है और ज्यादातर लोगों का डाउट रहता है। तो सबसे अच्छी और सबसे आसान भूमिका होती है कि आप की टर्म को क्या कर दो? डिफाइन कर दो। की टर्म को डिफाइन कर दो। क्या कर दो? की टर्म को डिफाइन कर दो। या दूसरा, आप कोई प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन है, चुनौतीपूर्ण, चुनौती जिसमें पूछी गई है ना, या मतलब किसी प्रॉब्लम के बारे में, भारत में गरीबी की समस्या, माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम, आतंकवाद की समस्या, नार्कोटिज्म की समस्या, इंसर्जेंसी की समस्या, आतंक, कुछ भी, कोई भी प्रॉब्लम है, फ्लड की समस्या, तो उस केस में आप डेफिनेशन से ज्यादा काम करता है क्या कि आप कोई फैक्ट से शुरू करें या रिपोर्ट से शुरू करें। 2 से 3 लाइन में बता पाओगे ना कि उस रिपोर्ट के अनुसार भारत में इतनी भुखमरी है ना, उस रिपोर्ट का नाम आएगा, 2-3 लाइन में हो जाएगा ये काम। फैक्ट बेस्ड कर सकते हैं कब? जब क्वेश्चन आपका प्रॉब्लम बेस्ड हो, कोई इश्यू बेस्ड क्वेश्चन है। प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन में आप फैक्ट बेस्ड या रिपोर्ट बेस्ड इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं।
अगर ये दोनों चीजें काम नहीं कर रही हैं, मान लो कहीं ऐसा क्वेश्चन आ गया एब्स्ट्रैक्ट टाइप का जिसमें ना तो कोई की टर्म मिल रहा है हमको और ना कोई प्रॉब्लम मिल रही है, तब हम करेंगे जो क्वेश्चन पूछा है उसके सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस कर देंगे, सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस कर देंगे। इंट्रोड्यूस द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस कर दो सिंपली, जो भी पूछा है। अच्छा, इतनी बात समझने के बाद, ये तीन बातें समझने के बाद, इन एसेंस चौथी बात हम जो समझ लें, इन एसेंस क्या है कि आपका इंट्रोडक्शन ये बताने में सफल हो गया कि आप आंसर में क्या लिखने वाले हैं, किन मुद्दों किन पहलुओं पर चर्चा करने वाले हैं, तो आपका आंसर माना जाए, ये इंट्रोडक्शन माना जाएगा गुड। कब माना जाएगा? एसेंस जब मीट करेगा। एसेंस क्या है कि व्हाट आर गोइंग टू राइट, व्हाट यू आर गोइंग टू राइट इन आंसर। अगर ये बात आपके इंट्रो से रिफ्लेक्ट हो गई तो आपका इंट्रोडक्शन मान लिया जाएगा गुड। ये एसेंस मीट करना चाहिए इन तीनों चीज से, क्या लिखें, साइज से और होना जरूरी से। ये इतना कर पा गए आप तो इररिस्पेक्टिव का आपने की टर्म को डिफाइन किया है, फैक्ट लिया है या ये सब्जेक्ट मैटर को इंट्रोड्यूस किया है, अगर आप ये पूरा कर पाए किसी भी तरीके से तो आपका आंसर माना, इंट्रोडक्शन माना जाएगा गुड। तो अब आप जान गए इंट्रोडक्शन गुड कैसे लिखा जाएगा। अब चलते हैं अपने दूसरे पहलू पर, क्या है? फुलफिलमेंट ऑफ कोर डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। यही है जिसे लोग बॉडी के नाम पर बेच रहे हैं। आंसर की बॉडी ठीक होनी चाहिए, आंसर की बॉडी ठीक होनी चाहिए, वो है कोर डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। कोर डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, सबसे पहला काम तो यही है कि भाई कोर डिमांड है क्या, ये कोर डिमांड जो है वो क्या है, ये कैसे पहचाने। यही एक पहला सबसे बड़ा सवाल तो यही है ना कि आप कैसे पहचानेंगे कि इस सवाल का कोर डिमांड क्या है। फंडामेंटल राइट पे सवाल है, फंडामेंटल राइट पे मान लो सवाल है, लेकिन फंडामेंटल राइट के साथ करना क्या है, लिखना क्या है, ये कहां से डिसाइड होगा? तो वो होगा डायरेक्टिव वर्ड से। डायरेक्टिव वर्ड्स पर मैंने एक अलग वीडियो बना दी है। क्या क्या डायरेक्टिव वर्ड्स होते हैं भाई, ये मैं बता देता हूं आपको। डिस्क्राइब, एक्सप्लेन, डिस्क्राइब, एक्सप्लेन, क्रिटिसाइज, इवेलुएट, क्रिटिसाइज, evaluate, criticize, evaluate, examine, analyze, examine, analyze, examine, analyze, substantiate, कमेंट और सजेस्ट मेजर्स। और लास्ट है सबसे इंपॉर्टेंट, डिस्कस। ये इनमें से कोई एक दूसरे के सिमिलर नहीं है, सब अलग वर्ड हैं। इनके लिए कई वर्ड मिल जाएंगे, इलूसिडेट टाइप का, इनुमरेट, इस तरह की चीजें मिल जाएंगी। तो अलग अलग इनके लिए सिमिलर वर्ड्स और है जो मैंने नहीं लिखे, ये अपने आप में अकेला वर्ड है और इनका कोई सिमिलर वर्ड नहीं है। इन सब का अपना एक अलग मतलब है और ये मतलब क्या है तो ये मैंने डायरेक्टिव वर्ड्स पर एक वीडियो ऑलरेडी बना रखी है। उस वीडियो का नाम है हाउ टू डील विद डायरेक्टिव वर्ड्स या टेल एंडर वर्ड्स। तो क्वेश्चन की डिमांड क्या है, जैसे फंडामेंटल राइट के सामने आप लगा दें डिस्क्राइब,
तब इस क्वेश्चन की डिमांड ये है कि आप 12 से 35 जो फंडामेंटल राइट लिख रखे हैं एज इट इज, जो लिख रखे हैं संविधान में, उनको मेंशन कर दें। अगर फंडामेंटल राइट के साथ एक्सप्लेन लिख दिया, फंडामेंटल राइट के साथ ही एक्सप्लेन लिख दिया, तब आपको क्या करना है, फंडामेंटल राइट का एन्यूमरेशन तो करना है जो डिस्क्राइब में किया है, अब उनको एक्सप्लेन भी करना है, उनके हिडन एस्पेक्ट्स को भी बाहर लेके आना है जो जुडिशरी के जैसे मान लो कोई भी फंडामेंटल राइट है, जैसे राइट टू फ्रीडम जो 19 में मिलते हैं, अब 19 में राइट टू लाइफ था, तो राइट टू लाइफ केवल जीने भर तक का अधिकार नहीं है कि आपको जिंदा रह रहे सड़क पे पड़े हो तो जिंदा तो हो, तो दैट इज नॉट राइट टू लाइफ। डिग्निटी, राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, तो जो विद डिग्निटी है, और डिग्निटी कैसे आएगी, वो उनके एस्पेक्ट पे चले जाओ तो भाई अच्छे कपड़े होने चाहिए, घर होना चाहिए, मकान होना चाहिए, अच्छा पानी होनी चाहिए, अच्छी हवा होनी चाहिए, ये भी फंडामेंटल राइट है। तो अब आपसे डिस्क्रिप्शन में एन्यूमरेशन मांगा था, एक्सप्लेनेशन में, एक्सप्लेन में एन्यूमरेशन से आगे जाकर उसको प्रकाश डालना है कि क्या वो जो अधिकार मेंशन है क्या वो वहीं तक सीमित है जो मेंशन है, राइट टू लाइफ, जिंदा रहना काफी है। रोड पर पुल के नीचे झुग्गियों में जीने वाला आदमी जी रहा है, दैट इज राइट टू लाइफ, क्या फंडामेंटल राइट पूरा हो रहा है? तो इस क्वेश्चन के हिसाब से तो आप डिमांड मीट कर रहे हैं, लेकिन एक्सप्लेन डायरेक्टिव वर्ड जहां जुड़ गया वहां आप मीट नहीं कर रहे। तो कोर डिमांड को समझने के लिए आपको फंडामेंटल राइट के ही टॉपिक पर किसकी जरूरत पड़ेगी, डायरेक्टिव वर्ड्स की। और इन डायरेक्टिव वर्ड्स को सबको मैंने 1.5 घंटे में डिटेल में समझाया है, हर एक वर्ड की अपनी एक स्पेशल डिमांड है। और जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि डिस्क्राइब में एक्सप्लेन से अलग क्या करते हैं, तब तक आप क्वेश्चन की डिमांड को मीट कर ही नहीं पाएंगे। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है। ये समझने के लिए आपको क्या करना है, तो करना ये है कि जो टेल एंडर वर्ड्स होते हैं, टेल एंडर बोल सकते हैं, कुछ टेल एंडर बोलते हैं, कुछ लोग इन्हें पुछल्ले शब्द भी बोलते हैं, जो कि छिछला शब्द है। पुछल्ले शब्द इसलिए कहना ठीक नहीं है क्योंकि यही डायरेक्शन डिसाइड कर रहे हैं। फंडामेंटल राइट पर आपको क्या लिखना है, अगर फंडामेंटल राइट लिख दिया और उसने बोल दिया क्रिटिसाइज करो, तो क्या आप इन्यूमरेशन से काम चला लेंगे? क्या आप उनके एक्सप्लेनेशन से काम चला लेंगे? नहीं। अब आपको इन्यूमरेट भी करना है, एक्सप्लेन भी करना है, और उनके फायदे भी गिनाने और नुकसान भी गिनाने, और नुकसान ज्यादा गिनाने, क्रिटिसाइज है। अगर वीडियो देखोगे इस पर, तो यहां मैंने बताया है आपको 70% दोष गिनाने हैं। फंडामेंटल राइट पर ही क्वेश्चन आ जाए और वर्ड आ जाए क्रिटिसाइज फंडामेंटल राइट्स, तब आपको 70% हिस्से में आंसर के दोष गिनाने हैं भाई, और 30% में ही केवल गुण गिनाने हैं। इर्रिस्पेक्टिव आपको डिस्क्राइब करेंगे, क्योंकि मेंशन तो करना ही पड़ेगा कि ये फंडामेंटल राइट है, तो आप डिस्क्राइब भी कर रहे हैं, एक्सप्लेन भी कर रहे हैं, और दोष भी गिना रहे हैं और गुण भी गिना रहे हैं। फिर अगर यही क्वेश्चन बदल के आपको आ जाए फंडामेंटल राइट को इवेल्युएट कीजिए, तब आपको ये भी करना है, डिस्क्राइब तो करना ही है, मतलब एन्यूमरेट करना है, उनको एक्सप्लेन भी करना है, उनके गुण दोष भी गिनाने, लेकिन यहां अब रेशियो फिक्स नहीं है। तो ये सब डिमांड समझोगे कैसे? जब तक इन वर्ड्स को नहीं समझोगे तब तक डिमांड नहीं समझ में आएगी। फंडामेंटल राइट का वर्ड आने से डिमांड नहीं समझ में आती कि आपको फंडामेंटल राइट देखा, आंख बंद करके लिख दिया फंडामेंटल राइट। दैट इज नॉट अंडरस्टैंडिंग द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन डिपेंड ऑन कि हाउ वेल यू अंडरस्टैंड द टेल एंडर वर्ड्स या डायरेक्टिव वर्ड्स। तो डायरेक्टिव वर्ड्स की वो वीडियो आप देख लें इस वीडियो से पहले, तभी इस वीडियो का मर्म आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया कि कोर डिमांड क्या है। ये पहचान में तो आपने पहचान लिया कि भाई चलो, मैंने पहचान लिया कि कोर डिमांड क्या है ना, मैंने पहचान लिया कि कोर डिमांड क्या है। अब क्या लिखना है, मुझे समझ में आ गया, मुझे समझ में तो आ गया कि डिमांड क्या है, ये तो मैंने समझ लिया, लेकिन अब लिखना क्या है? डिमांड लिखना है, तो लिखना क्या है, तो वो तो समझ में आ गया डिमांड से। अब आता है कितना, तो क्या लिखना है? सिंपल सा जवाब है, जो पूछा है वही लिखना है,
जो पूछा है वही लिखना है। कैसे पता करा? तो हम क्या पूछा है ये बात करेंगे हम किससे? डायरेक्टिव वर्ड से पूछ लेंगे, भाई आप बताओ फंडामेंटल राइट के साथ क्या करना है। डिस्क्राइब पूछा है तो हम केवल नंबर लिख 12 से 35 तक न्यूमेरेट कर देंगे। अगर एक्सप्लेन पूछा है तो हिडन एस्पेक्ट्स को बाहर लेके आएंगे। क्रिटिसाइज पूछा है तो गुण दोष की बात करेंगे। इवेल्युएट पूछा है तो गुण दोष में रेशियो नहीं रहेगा लेकिन वर्डिक्ट साथ रहेगा। तो हर एक वर्ड में जो पूछा है वो डायरेक्टिव वर्ड से पता करके हम लिख लेंगे। लेकिन कितना लिखना है? सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि डिमांड आपको समझ में आ गई तो कितना लिखना है। तो आपको कितना लिखने के लिए जानना पड़ेगा, कितना लिखने के लिए जानना पड़ेगा कि क्वेश्चन में पार्ट्स कितने हैं, क्वेश्चन में पार्ट्स कितने हैं, तब तो आप बता पाएंगे ना कि कितना लिखना है। तो उतने कितना, तो आप नंबर ऑफ पार्ट्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा? नंबर ऑफ पार्ट्स जितने हैं उतने। तो कितना लिखना है? जितने पार्ट्स उतना लिखना है। ठीक है। अब पार्ट्स को कैसे पता करें, है ना? क्वेश्चन में कभी कभी और एवं लिखा होता है। जैसे भारत में गरीबी के कारणों और परिणामों की चर्चा कीजिए, ये 2024 का क्वेश्चन है। भारत में गरीबी के कारणों और परिणामों की चर्चा कीजिए। इसमें दो हेडिंग है, दोनों की बराबर हैं। तो आप उतने पार्ट्स बनाएंगे जितने क्वेश्चन में पूछे गए हैं, न ज्यादा न कम। इस क्वेश्चन में कितने हैं? भारत में गरीबी के कारणों और परिणामों की चर्चा कीजिए। तो कारणों पर चर्चा करेंगे और परिणामों पर चर्चा करेंगे। तो पार्ट्स तो आपको पता चल गए। पार्ट्स जब पता चल गए हैं आपको कि भाई इतने पार्ट्स लिखने हैं, तो हर पार्ट्स के बीच में क्या होनी चाहिए? प्रोपोर्शनैलिटी होनी चाहिए। पार्ट्स के बीच में क्या होनी चाहिए? प्रोपोर्शनैलिटी। आपको पता रहना चाहिए किस पार्ट पर कितना वेटेज देना है। मान लो 12 नंबर का सवाल है, 12 नंबर का सवाल है, इसमें आपको 3 पेज मिलते हैं। आई होप 3 से 4 पेज मिलते हैं, किसी किसी में 4 मिल जाते हैं, कभी कभी 3 मिलते हैं। और क्वेश्चन है ये, भारत में गरीबी के कारणों और परिणामों पर चर्चा कीजिए। ठीक है। तो और लगा है, और एवं, ये इसका मतलब होता है कि बराबर बराबर हिस्सों में बांटना है। तो 3 पेज हैं, तो कारणों पर दे दो 1.5 पेज, 1.5 पेज, और परिणामों पर दे दीजिए हाफ परिणाम, 1.5 पेज। ये हो गया। तो ये है प्रोपोर्शनैलिटी। अभी आप डिमांड ही मीट कर रहे हैं, ध्यान रखना है। डिमांड मीट करने के चक्कर में हम कहाँ कहीं थे कि क्या लिखना है, वहां कैसे पता चला? डायरेक्टिव वर्ड से। डायरेक्टिव वर्ड से हमने पूछ लिया, फिर हमने देखा पार्ट्स तो समझ में आ गए, लेकिन हमको कितने बनाने हैं? तो उतने पार्ट्स जितने पूछे गए हैं। पार्ट्स हमें समझ में आ गए, 2 बनाने, 3 बनाने। अब पार्ट्स समझने के बाद आती है बात तीसरी, प्रोपोर्शनैलिटी की, है ना? प्रोपोर्शनैलिटी डिसाइड करेंगे वर्ड्स जो कंजक्चर वर्ड यूज होते हैं या डायरेक्टिव वर्ड से भी हमको हेल्प मिलती है कि जो प्रोपोर्शनैलिटी है वो डायरेक्टिव वर्ड भी डिसाइड करता है। जैसे क्रिटिसाइज वर्ड है, अगर ये आ गया, क्रिटिसाइज वर्ड है, अगर ये आ गया क्वेश्चन में, तो फिक्स है कि आपको 70% में बताने हैं। जितना भी स्पेस आपको मिला है उसके 70% में दोष बताएंगे और 30% में बताएंगे आप गुण, उस चीज के फंडामेंटल राइट या गरीबी या जो भी है ना? कोई स्कीम है उस पर पूछेगा क्रिटिसाइज। क्रिटिसाइज उसको करते हैं जो काम कर रहे हैं हम, उसी पे क्रिटिसिज्म पूछते हैं ज्यादातर। संविधान पे क्रिटिसिज्म पूछ सकता है, तो गुण दोष ऐसे ही क्रिटिसाइज वर्ड आएगा तब 70% आपको दोष लिखने ही लिखने हैं। तो ये भी डायरेक्टिव वर्ड भी आपको प्रोपोर्शनैलिटी डिसाइड करने में हेल्प कर सकते हैं। ठीक है। आपने देखा डिमांड को समझने में आपको डायरेक्टिव वर्ड हर जगह पे हेल्प कर रहे हैं। क्या पूछा है, डिमांड समझ ली, फिर प्रोपोर्शनैलिटी समझने में भी हेल्प कर रहे हैं। आपको कितना लिखना है तो पार्ट्स पता करना पड़ेंगे कि कितने पार्ट्स हैं। पार्ट्स अगर जब पता हो गए तो आपको उनके बीच में प्रोपोर्शनैलिटी मेंटेन करनी पड़ेगी। ये समझ में आई बात? जब भी आप किसी पार्ट को एड्रेस करेंगे,
ये तो आपको ब्रॉडली समझ लिया। आपको मान लो समझ में आ गए, क्वेश्चन ये है भारत में गरीबी के कारणों और परिणामों पर चर्चा करें। 2024 का ही क्वेश्चन है, वो अलग से नहीं है, बस मैं लिख रहा हूं, टाइप लेके नहीं आया। परिणामों पर चर्चा करें, पीसीएस 2024 का उठा के देख लें, मिल जाएगा आपको। कारणों और परिणामों पर चर्चा करनी है। आपने देखा कि इसमें दो पार्ट हैं। क्वेश्चन की डिमांड है, आपको समझ में आ गई कि भाई भारत में गरीबी के कारणों पर चर्चा, मतलब कारणों पर और परिणामों पर क्या करनी है, चर्चा करनी है। क्वेश्चन की डिमांड समझ में आई, आपने डिमांड समझ ली, डिमांड समझ ली कि चर्चा करनी है किस चीज पे, इन चीज पे। डिमांड समझ में आ गई। आपको पार्ट समझ में आ गए कि भाई कितने पार्ट्स हैं, तो दो पार्ट्स हैं। अब आपको यह समझ में आ गया कि दोनों पार्ट्स में और वर्ड यूज हुआ है, तो पार्ट जितने भी है उनमें 50-50% वेटेज है, मतलब स्पेस जितना भी आपके पास है उनको 50% पहले को और दूसरा 50%। ऐसा नहीं कर सकते आप कि 2 पेज में कारण लिख के चले आए और 1 पेज में निपटा दें परिणामों को, या एडिशनल तीसरा अपने हिसाब से हेडिंग बना लें, तीसरा अपने हिसाब से हेडिंग बना लें। ऐसा नहीं करेंगे। डिमांड, अगर चर्चा वर्ड से आप डिमांड समझ गए, चर्चा वर्ड से डिमांड समझ गए और सजेशन चर्चा में आप शामिल करना चाहते हैं, तो हेडिंग बना सकते हैं तीसरी। लेकिन क्वेश्चन की मेन डिमांड है कारणों और गरीबी के परिणामों पर चर्चा करनी है, कारणों और परिणामों पर चर्चा करनी है। ठीक है, तो कारणों और परिणामों पर आपको 50-50% हिस्सा देना है। अब आपको यह समझ में आ गया डिमांड क्या है, पार्ट्स क्या है, पार्ट्स में वेटेज प्रोपोर्शनलिटी क्या है, इनको एड्रेस कैसे करोगे, लिखोगे कैसे, मतलब आपको समझ में आ गया कि डिमांड ये है। तो आपके पास जितने भी क्वेश्चन के पार्ट हैं, जितने भी पार्ट हैं, उसको हमेशा हेडिंग में रखेंगे। कोई भी पार्ट है उसको हमेशा हेडिंग देंगे, एक हेडिंग में एक पार्ट, एक हेडिंग में 2 पार्ट आप एड्रेस नहीं कर सकते। ये कुछ ऐसा है जैसे इन जनरल बारात में एक ही दूल्हा होता है। अब ये बात अलग है कि कुछ लोग 4-4 दूल्हे बिठा देते हैं, ग्रुप मैरिज भी कर रहे हैं, बट इन जनरल ऐसा नहीं होता, वो एक्सेप्शनल केस है, रेयर केस है। तो एक हेडिंग, हेडिंग मतलब एक पार्ट, ठीक है, एक पार्ट, हेडिंग मतलब एक पार्ट, एक हेडिंग एक पार्ट। तो कितनी हेडिंग होंगी क्वेश्चन में, कितनी हेडिंग होंगी, तो क्वेश्चन आता है कि कितनी हेडिंग्स, एक आंसर में सर कितनी हेडिंग बना सकते हैं हम, कितनी हेडिंग बना सकते हैं, तो भाई उतनी जितने पार्ट्स हैं, उतनी जितने पार्ट्स हैं। पार्ट्स मैनी टाइम्स स्पष्ट लिखे होते हैं इस फॉर्म में, मैनी टाइम्स आपको डायरेक्टिव वर्ड से पता चलेगा। जैसे अगर कहीं इवेल्युएट वर्ड आ जाए, जैसे गरीबी के कारणों को इवेल्युएट कीजिए या परीक्षा कीजिए, मूल्यांकन कीजिए, एग्जामिन कीजिए। अब आपको इवेल्युएट वर्ड दिया है, मान लो क्वेश्चन ये हो, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन ले लेते हैं, एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन लेते हैं कि फंडामेंटल राइट्स को इवेल्युएट कीजिए। अब आपको इसमें कितनी हेडिंग दिखाई दे रही, कितने पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं, इस वर्ड, ये वर्ड बताएगा आपको कि कितने पार्ट्स हैं, उतनी हेडिंग रहेंगी। तो इवेल्युएट जब जब करेंगे तब आपको पहले तो ये बताना पड़ेगा कि भाई इवेल्युएट कर रहे हैं ना आप, इवेल्युएट करने के लिए पहले तो ये बताना पड़ेगा कि ये क्या है, सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है बताना पड़ेगा ना, फंडामेंटल राइट ही क्या है। तो फंडामेंटल राइट की एक हेडिंग आएगी कि व्हाट आर द फंडामेंटल राइट्स, तो आप एन्यूमरेट करेंगे। अब आपको समझ में आएगा, पहली हेडिंग पहला पार्ट, दूसरा इवेल्युएट कर रहे हैं तो आपको गुण गिनाने पड़ेंगे, गुड, सिग्निफिकेंस, मेरिट्स, कुछ भी बोले आप, गुण बोले, सिग्निफिकेंस बोले, मतलब लाभ बोले, फायदे पहुंच बोले, मेरिट बोले, जो भी बोलना चाहे, गुण गिनाएंगे। गुण के बाद दोष, इनको इंग्लिश में बोलते हैं डीमेरिट्स,
चैलेंजेस, इश्यू, प्रॉब्लम्स, शॉर्टकमिंग्स, ड्रॉबैक्स, कुछ ऐसे गिनाएंगे, दोष गिनाएंगे। पहली हेडिंग, दूसरी हेडिंग, तीसरी हेडिंग। अब क्योंकि इवेल्युएट है ना, इवेल्युएट है, तो आपको एक वर्डिक्ट देनी पड़ेगी। वर्डिक्ट के लिए आप अलग से हेडिंग ना बनाएं, इसे कहां शामिल कर लें, कंक्लूजन के हिस्से के तौर पर। तो इस क्वेश्चन में 3 हेडिंग आई, ये कैसे पता चला आपको, डायरेक्टिव वर्ड्स से। तो नंबर ऑफ हेडिंग्स भी आपको कहां से पता चलेगा, मैनी अ टाइम्स क्वेश्चन डायरेक्ट बताएगा, मैनी अ टाइम्स आपको डायरेक्टिव वर्ड्स बताएगा। डायरेक्टिव वर्ड की अगर समझ हल्की है, कम है, नहीं है, तो जाइए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा आपको, नीचे लिंक कर रही, पहले उसको देख लो ताकि आपको डायरेक्टिव वर्ड्स की इंपॉर्टेंस पता चल जाए। अब आपको यह समझ में आ गया डिमांड में क्या क्या पूरा करना होता है। डिमांड समझ ली, समझने के लिए डायरेक्टिव वर्ड, डायरेक्टिव वर्ड के बाद पार्ट्स, पार्ट्स के बीच में प्रोपोर्शनलिटी, प्रोपोर्शनलिटी के बाद हेडिंग्स और हेडिंग में नंबर। अब आपको पता है कि हेडिंग बनानी है। हेडिंग के बारे में आपको 2 चीजें पता चल गई। हेडिंग के बारे में आपको 2 चीजें पता चल गई कि भाई बनानी है, ये तो जरूरी है, बनानी है। आपको नंबर भी पता चल गया, संख्या कितनी बनानी है, कि भाई जितनी क्वेश्चन की डिमांड पार्ट्स हैं उतनी बनानी है। कैसी होनी चाहिए हेडिंग? कैसी होनी चाहिए हेडिंग, ये मेन सवाल है। हेडिंग होना काफी नहीं है, 3 लाइन की हेडिंग हेडिंग नहीं होती, आप पैराग्राफ लिख रहे हैं। हेडिंग क्या होनी चाहिए? सबसे पहली क्वालिटी है हेडिंग की कि अलाइंड हो। किससे अलाइंड हो? किससे? डिमांड से। डिमांड से मैच कर रही हो। क्वेश्चन में फंडामेंटल राइट पूछा है तो आपको केवल गुण नहीं लिखना है। फंडामेंटल राइट को इवैल्यूएट पूछा है तो आपको लिखना पड़ेंगे फंडामेंटल राइट के गुण, या मेरिट्स ऑफ फंडामेंटल राइट, या सिग्निफिकेंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ऐसे हेडिंग बनानी पड़ेगी। फिक्स नहीं है लेकिन एसेंस फिक्स है ना, अलाइंड हो डिमांड से। दूसरी, क्रिस्प हो। एप्रोप्रिएट होने के साथ साथ उसका क्रिस्प होना भी बहुत जरूरी है, कि बहुत छोटी सी हो। मतलब आप पेज में कभी भी, हेडिंग का सिंपल सा रूल ये है, कभी भी हेडिंग का सिंपल सा रूल है कि पेज आपका अगर इतना लंबा चौड़ा पेज होता है ये, तो आपकी हेडिंग मार्जिन को छोड़कर, मार्जिन मान लो इतना है दोनों तरफ, मार्जिन से मार्जिन पर एंड हो जानी चाहिए। यहां से शुरू हो, यहां से शुरू हो और यहां एंड हो जाए, ऐसे हेडिंग बनानी है। आधे से कम में हेडिंग बन जाए तो और अच्छा है, लेकिन इसके बाद आपको यहां तक नहीं आना है, दूसरी लाइन शुरू नहीं करनी है हेडिंग में। यह क्रिस्पनेस की सिंपल सी डेफिनेशन है। आपके पास जो पेज है, मार्जिन के भीतर मार्जिन के भीतर आपकी एक लाइन में हेडिंग आ जानी चाहिए। एक लाइन बहुत बड़ी हो जाती है, आधे पेज तक कवर करो कि वो हेडिंग आ जाए। तीसरी बात, आपने क्रिस्प बना ली। हेडिंग हमेशा आउटलाइन होनी चाहिए। डायलॉग सेम है इसके लिए। बारात में कैसे पहचानते हो कोई आदमी दूल्हा है? बारात में कैसे पहचानते हो कोई आदमी दूल्हा है? क्योंकि पूरी बारात में एक ही आदमी होता है जिसके सर पर सेहरा होता है ना। तो पूरी बारात में अगर कोई दूल्हा है, उसको पहचानना है तो साफ है कि वो आउटलाइंड होगा, अलग दिखेगा। अलग दिखने के लिए उसे बंदर नहीं बनाना है, उसको क्या करना है, हेडिंग को क्या करना है, आउटलाइन करने का सबसे अच्छा तरीका है आप उसे बॉक्स कर दें। कुछ लोग बोलते हैं सर अंडरलाइन करने में क्या दिक्कत है? दिक्कत है भाई, जो ड्रेस बारातियों ने पहन रखी है, अगर वही ड्रेस हम दूल्हे को पहना देंगे तो वो दूल्हा बारातियों से अलग नहीं दिखेगा। तो कैसे अलग दिखेगा? तो क्यों? क्योंकि अंडरलाइन हम की टर्म्स को भी करते हैं आंसर में, कभी कभी डबल अंडरलाइन भी करते हैं। तो ना तो आपको हेडिंग को सिंगल अंडरलाइन करना है और ना आपको हेडिंग को डबल अंडरलाइन करना है, क्योंकि ये दोनों काम हम आंसर में नीचे कुछ की टर्म्स को हाईलाइट करने के लिए यूज करते ही करते हैं। और ना स्टार बना देना है, कुछ लोग हेडिंग पर स्टार बना देते हैं,
तो बाई एंड आप कोई टर्म एंड कंडीशन करके सामान नहीं बेच रहे हो कि टर्म एंड कंडीशन टीएनसी अप्लाई कि हमने स्टार बना दिया, तो स्टार भी एप्लीकेबल नहीं है। तो सबसे बेस्ट, सबसे अच्छा, सबसे यूनिक तरीका क्या है, आप बॉक्स कर दें, हेडिंग को इनबॉक्स कर दें। इतना काम समझ में आया आपको? ये है ये है अब तक के इस पर्टिकुलर टॉपिक में हेडिंग तक की बात। आपने क्वेश्चन की डिमांड समझ ली, आपने क्वेश्चन की डिमांड समझ ली भाई, आपको डिमांड समझ में आ गई डायरेक्टिव वर्ड्स के थ्रू और क्वेश्चन की लैंग्वेज के थ्रू। आपने पार्ट समझ लिए, बहुत अच्छी बात है, आपने पार्ट समझ लिए डायरेक्टिव वर्ड्स के थ्रू और क्वेश्चन की लैंग्वेज के थ्रू। आपने पार्ट्स के बीच में प्रोपोर्शनैलिटी बना ली, बहुत अच्छी बात है, आपने प्रोपोर्शनैलिटी बना ली। आपने हर एक पार्ट को हेडिंग के नीचे लिखा है, बहुत अच्छी बात है। हेडिंग को आपने आउटलाइन किया है, बहुत अच्छी बात है। नंबर ऑफ हेडिंग भी आपने डिसाइड कर लिया कि 3 बनेंगी, 4 बनेंगी, 5 बनेंगी। अब मान लो आपने कोई एक पार्ट एड्रेस किया, मान लो आपने कोई एक पार्ट एड्रेस किया। मान लो एक क्वेश्चन की डिमांड है 2014 के बाद, 2014 के बाद गरीबी में क्या चाहते हो, गिरावट चाहते हो या उछाल चाहते हो? दोनों पे आपको कोई भी एस्पेक्ट आ सकता है। मैं न तो किसी का विरोधी हूं, न किसी का अंध समर्थक हूं, ठीक है, ना अंध विरोध करता हूं, ना अंध समर्थक। दोनों ही तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मान लो क्वेश्चन में गरीबी के गिरावट पे क्वेश्चन आ जाता है, ये नहीं आता है क्योंकि गरीबी में बाकी में गिरावट आई भी है ना, ये फैक्ट है, गरीबी में गिरावट आई है। अब गरीबी में गिरावट आई है, ये हेडिंग है, ये आपकी एक हेडिंग है। अब इसके नीचे आपको क्या लिखने पड़ेंगे, कुछ पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे। क्या लिखने पड़ेंगे? पॉइंट्स। भाई बिना पॉइंट्स के आप एस्टेब्लिश कैसे करोगे? हेडिंग के नीचे कुछ तो लिखोगे ना, उन्हीं को पॉइंट्स बोलो, ऑब्लिक एस्पेक्ट्स बोलो, ऑब्लिक डायमेंशंस बोलो। डायमेंशंस, एस्पेक्ट्स, पॉइंट्स, आप जो भी लिखेंगे कितने होने चाहिए एक हेडिंग के नीचे? सर कितने पॉइंट रखें? पॉइंट होने चाहिए, एस्पेक्ट, डायमेंशन हर एक हेडिंग के नीचे 4 से 8। कोई भी हेडिंग जस्टिफाई नहीं होगी अगर आपने 4 पॉइंट नहीं लिखे, और कोई भी हेडिंग 8 से ज्यादा पॉइंट डिमांड नहीं करती। अगर आप 8 पॉइंट में भी अपनी बात नहीं कह पाए तो मुझे नहीं लगता कि आप 50 पॉइंट में भी अपनी बात कह पाओगे। अगर आपने 8 बार बात कही, 8 तरह की बात कही और आप अपनी बात नहीं रख पाए, आपको लग रहा है कि पॉइंट कम पड़ गए, तो मतलब यह है कि भाई आप कुछ कॉन्क्रीट कहना जानते नहीं। समझे? तो किसी भी हेडिंग के नीचे 4 से 8 पॉइंट लिखना जरूरी है। हेडिंग के बाद जो अगली चीज आई जानकारी में वो क्या थी? हेडिंग के बाद जो अगली चीज आई जानकारी में वो क्या थी? वो आई नंबर ऑफ पॉइंट्स। नंबर ऑफ पॉइंट्स या एस्पेक्ट्स या डायमेंशन, जो भी कहना चाहें आप। डिमांड वहीं चल रहे हैं अभी डिमांड पूरी नहीं कर रहे हमने, अभी डिमांड पूरी करने के ही सिलसिले में है। पॉइंट समझ में आ गए कि आपको कितने रखने हैं? तो 4 से 8। अब एक्सप्लेनेशन कितना करना है इनका, डिस्क्रिप्शन इनको मतलब कितने इनके बारे में लिखे, हर पॉइंट के बारे में, ये डिपेंड करेगा अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम एंड स्पेस। अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम एंड स्पेस, और किस तरह का डिस्क्रिप्शन देना है। मैं 2 चीजें अलग अलग बोल रहा हूं, कंफ्यूज नहीं होना है। ये पॉइंट है, इनका आपको क्या देना है? थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देना है। क्या करना है? आपको डिस्क्रिप्शन देना है। तो देखो कितना देना है डिस्क्रिप्शन, मतलब हर एक पॉइंट के बारे में 2 लाइन लिखनी है, 3 लाइन लिखनी है, 4 लाइन लिखनी है, 10 लाइन लिखनी है। कितना लिखना है ये डिपेंड करेगा किस पर? टाइम पर, कि आपके पास कितना टाइम है। टाइम पर,
और पेज कितने मिले हुए हैं स्पेस पर, कितना, डिस्क्रिप्शन कितना लिखना है, ये बात डिसाइड करी जाएगी किससे, टाइम से और स्पेस से। ठीक है, स्पेस मतलब कमरा नहीं, पेज। आपके पास 2 पेज हैं, 1.5 पेज हैं, 2.5 पेज है, 3 पेज है, कितना लिखना है। लेकिन डिस्क्रिप्शन में क्या लिखना है, डिस्क्रिप्शन में, उस पॉइंट के डिस्क्रिप्शन में क्या लिखना है, ये किससे डिसाइड होगा, तो फिर वही डायरेक्टिव वर्ड पे जाएंगे अपन। जैसे एक्सप्लेन का अगर डायरेक्टिव वर्ड एक्सप्लेन है, डायरेक्टिव वर्ड एक्सप्लेन है, गरीबी में डायरेक्टिव वर्ड था कि गरीबी में गिरावट आई है, एक्सप्लेन कीजिए, ये वर्ड हो जाता। तब आप पॉइंट के डिस्क्रिप्शन में गरीबी के जो कमी आई है उसमें मान लो आपने बताया कि जो टैक्स पेयर्स हैं उनका नंबर बढ़ा है, टैक्स पेयर्स का नंबर बढ़ने का पॉइंट आपने लिख दिया, टैक्स पेयर्स का नंबर बढ़ा है, ऐसा लिख दिया आपने एक प्रमाण के तौर पर। अब आपको इसका डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा, तो एक्सप्लेनेशन में जो एक्सप्लेन वर्ड अगर होता वहां, तब डिस्क्रिप्शन देते कि ये किस तरह से टैक्स पेयर का नंबर बढ़ना गरीबी को दिखाता है। अगर डिस्क्राइब आता, वहां आता केवल डिस्क्राइब, मतलब वो वाला बात, एन्यूमरेशन वाली बात आती, केवल गिनाने वाली बात, एन्यूमरेट वाली, तब वहां आप बताते कि फैक्ट के साथ कि इतने नंबर थे और इतने पिछले साल, पिछले 2014 से पहले इतने टैक्स पेयर थे, इस साल इतने टैक्स पेयर्स हैं, मतलब प्रमाण के तौर पर गिनाते, बस विवरण देते आप फैक्ट के साथ। समझ में आ रहा है? डिस्क्रिप्शन में क्या देना है ये डिसाइड करेगा डायरेक्टिव वर्ड, कितना डिस्क्राइब करना है उस पॉइंट को, ये आपका टाइम एंड स्पेस है। तो बात समझ में आई आपको? डिमांड, पार्ट, प्रोपोर्शनलिटी, हेडिंग, नंबर ऑफ पॉइंट, और नंबर ऑफ पॉइंट में डिस्क्रिप्शन। अब आपने कोई बात पॉइंट रखा, 4, 6 पॉइंट, 8 पॉइंट, 10 पॉइंट रखे, आपने पॉइंट के नाम पे क्या रखेंगे आप? आर्गुमेंट, आर्गुमेंट ही तो रखेंगे, पॉइंट के नाम पे आर्गुमेंट रखेंगे। तो आर्गुमेंट आप जो भी रखेंगे, आपका आर्गुमेंट अगर ऑथेंटिक नहीं है, क्या नहीं है? ऑथेंटिक नहीं है, तो क्या माना जाएगा? वेग। और वेग आंसर के लिए नंबर हम नहीं देते। कोई भी वैल्यूएटर अंधभक्त की तरह कह दे गरीबी घटी है, अरे तो भाई कैसे बताना, कैसे घटी है? कोई तरीका तो होगा, कुछ तो प्रमाण होगा घटने का, बताना पड़ेगा ना उसको कि भाई नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स बढ़े हैं, या मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में पहले इतने % लोग मल्टी डायमेंशनली पुअर थे, अब 2014 के बाद की जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी रिपोर्ट 2024 या 23 की अवेलेबल है, उसके हिसाब से इतने ही %। या पहले फ्रिज के कंज्यूमर उतने थे, कंज्यूमर गुड्स में, फ्रिज या कार या एसी, मोटरसाइकिल, जो भी, एप्पल, आईफोन, बताएंगे ना आप कुछ, तो 2014 के पहले इंटरनेट यूजर इतने थे, अब इंटरनेट यूजर इतने हैं। या आप ये बताएंगे कि भाई पहले 2014 से पहले इतने लोग कच्चे घरों में रहते थे, आज इतने लोग ही कच्चे घरों में रह रहे हैं, तो गरीबी का ही तो एक पैमाना होता घर। आप या ये बताएंगे कि भाई 2014 से पहले इतने लोग इलेक्ट्रिसिटी यूज कर पाते थे, इतने लोग नहीं कर पाते थे, आज इतने लोगों तक इलेक्ट्रिसिटी की रीच है, मतलब लोग इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहे हैं, तो मतलब लाइट वाइट बल्ब बल्ब चल रहा होगा, बेसिक नीड्स पूरी हो रही है, तो गरीबी कम हो रही है। तो आपको अपने आर्गुमेंट को ऑथेंटिक रखना है, और ऑथेंटिक होगा तभी आपको मार्क्स मिलेंगे 8 में से 4 या 5। अगर आर्गुमेंट है, सब कुछ आपने सही समझा, सही बात बोली, आपने डिमांड अच्छी समझ ली, पार्ट समझ लिए, प्रोपोर्शनलिटी मेंटेन कर ली, हेडिंग बड़ी अच्छी बनाई थी, आपने डायमेंशन भी बहुत बढ़िया बढ़िया नंबर पॉइंट गिनाए, अरे भैया वो ऑथेंटिक ही नहीं थे। ऑथेंटिक ही नहीं है। तो ऑथेंटिक के लिए क्या बोलते हैं, एक वर्ड यूज करते हैं हम ऑथेंटिक के लिए कि भाई आप अपने हर आर्गुमेंट को सबस्टेंशिएट करो। क्या करो? सबस्टेंशिएट करो। मस्ट है सबस्टेंशिएशन।
डिमांड का ही पार्ट है। आर्गुमेंट जब जब आप लिखेंगे हर एक हेडिंग के नीचे 4 से 8, उस हर आर्गुमेंट के लिए आपको देना है कॉन्क्रीट फैक्ट। अब सबस्टेंशिएट कैसे कर सकते हो? तो आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप कोई फैक्ट दें, या आप कोई रिपोर्ट दें, या आप कोट दे दें। कोर्ट से भी बात बन जाती है ना, जैसे कोई बहुत बड़ा आदमी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कुछ कह दिया भारत की गरीबी के बारे में, है ना, उसने उसके, या इकोनॉमिक कोई इकोनॉमिस्ट है बहुत बड़ा, उसने बोल दिया। ऐसा भी तो हो सकता है यूएन वर्ल्ड बैंक ने कुछ बोल दिया भारत में गरीबी का बोला, तो वो कोट ही तो है, उसकी कथन ही तो है। तो आप सबस्टेंशिएशन के लिए आप फैक्ट यूज कर सकते हैं, रिपोर्ट यूज कर सकते हैं, और कोट भी यूज कर सकते हैं। अनटिनलेस कथन वो वैसा ही कथन नहीं होना चाहिए जैसे विवेकानंद जी की कोट यूज करते हैं, उस सेंस में मेरा कोट का कोई मतलब नहीं है। कोट का मतलब किसी ने कहा है, आईएमएफ ने वर्डिक्ट दे दी इंडिया की गरीबी के बारे में, तो ये कोट ही मानेंगे ना, कथन मानेंगे, उसका वाक्य बोलेंगे। तो उनको यूज करें आप अपनी बात को प्रमाणित करने के लिए। तो आपके आंसर की प्रमाणिकता डिपेंड करती है फैक्ट पे, रिपोर्ट पे और कोट पे। कर लेंगे। ये है डिमांड के कुछ एस्पेक्ट्स। पता थे आपको? सच बोलना, सच बोलना, क्या ये क्वेश्चन की कोर डिमांड के इतने एस्पेक्ट्स आपको पता थे? क्या आज तक आप ऐसा कर पा रहे थे? है? आप कमेंट बॉक्स में खुल के अपनी राय जाहिर कर सकते हैं। यह है क्वेश्चन की कोर डिमांड को समझना, ठीक है, और कोर डिमांड को मीट करना। कितने पॉइंट है? डिमांड समझनी है, पार्ट समझने हैं, पार्ट्स के बाद उनको प्रोपोर्शनलिटी मेंटेन करनी है, हर पार्ट को हेडिंग में देना है, हेडिंग उतनी होंगी जितनी पार्ट्स हैं, और हर एक हेडिंग के नीचे जो पार्ट आपने एड्रेस किया है उसमें कुछ पॉइंट्स होंगे। डायमेंशन, कवरेज ऑफ डायमेंशन कितने होंगे? हर एक हेडिंग के नीचे कम से कम 4 होने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 8 होने चाहिए। आपने हर एक हेडिंग के नीचे जो 4, 6, 10 आर्गुमेंट लिखे हैं, उस हर आर्गुमेंट को आपको क्या करना है? सबस्टेंशिएट। सबस्टेंशिएट के लिए कहां से डेटा लाएं? भैया आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आईएएस की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए, फैक्ट सीट फ्री में मिलेगी। फैक्ट सीट क्या मिलेगी? फ्री में मिलेगी। किन किन सब्जेक्ट की? हर एक सब्जेक्ट की फैक्ट सीट मिलेगी आपको, हर एक सब्जेक्ट की। चाहे पॉलिटी हो, आपको पता रहेगा, आईआर हो, सोशल इश्यूज हो, है ना, इकोनॉमिक्स हो, एनवायरमेंट हो, डिजास्टर मैनेजमेंट हो, सिक्योरिटी हो, हर एक सब्जेक्ट में आपको फैक्ट्स मिलेंगे। केवल फैक्ट्स, केवल फैक्ट्स, ओनली फैक्ट्स, नो बलगर चीजें। क्या? जैसे कितना रोज राज्यसभा की आउटपुट क्या रहा, लोकसभा की आउटपुट प्रोडक्टिविटी कितनी रही, कितने एमपी क्रिमिनल हैं, कितने एमपी पिछले साल क्रिमिनल थे, प्रेजेंस रेशियो क्या है, लेजिस्लेचर्स में क्या है, कानून कितने पास हुए, कितने पास नहीं हुए, है ना, इंटरनेशनल रिलेशंस में किसके साथ क्या प्रोडक्ट साइन हुए, ट्रीटी, किस ट्रीटी का क्या प्रोविजन है, सोशल इश्यू में हेल्थ का क्या डेटा है, एजुकेशन का क्या डेटा है, जितने भी वल्नरेबल सेक्शंस हैं उनका क्या स्टेटस है, डेटा वाइज, डेटा वाइज, डेटा वाइज फैक्ट। केवल नंबर्स, केवल नंबर्स मिलेंगे आपको पूरी इस फैक्ट शीट में। और ये टेस्ट सीरीज का हिस्सा बनने पर क्या है? कोई पैसा नहीं देना आपको, फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। फैक्ट शीट के लिए आपको 1 रुपया नहीं देना, और ये मैंने खुद बनाई है। हर एक सब्जेक्ट की हर एक डेटा को मैं रिसर्च करके, पूरी साल के जो डेटा हैं आपको एक जगह पे मिलेंगे, ठीक है। तो सबस्टेंशिएशन के लिए आप चिंता ना करें, आपको सर्च करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आईएएस की टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लीजिए, आपको फ्री में मिल जाएगा। अगला एस्पेक्ट आंसर का आता है। कौन सा एस्पेक्ट है ये? पहला एस्पेक्ट हमने क्या कवर किया था? इंट्रो। दूसरा क्या कवर किया है? डिमांड। तो तीसरा कवर कर रहे हैं भाषा। ये तीसरा है, ठीक है। इनके बाद 2 एस्पेक्ट और आएंगे, प्रेजेंटेशन और कंक्लूजन। तीसरा है लैंग्वेज। लैंग्वेज में आप लोग अगर मेंस लिख रहे हैं या मेंस लिखेंगे, इस साल नहीं तो अगले साल लिखेंगे, अगले साल नहीं तो अगले साल लिखेंगे। आपके पास इंडिया में अगर सिविल सर्विसेज का मेंस लिख रहे हैं आप, या तो आप हिंदी मीडियम से लिखेंगे या आप इंग्लिश मीडियम से लिखेंगे,
और कोई रास्ता है क्या? कुछ लोग रेयर केस में अपनी जो 8th शेड्यूल की भाषा है, बोडो, डोगरी, संथाली, मैथिली, उनमें से भी चूज करते हैं, कश्मीरी, है ना, उनमें भी चूज करते हैं लोग, लिखते भी हैं, ऐसा नहीं है, बट इन जनरल लोग दो ही भाषाएं मीडियम के तौर पर चुनते हैं, या तो हिंदी में मेंस लिखते हैं या इंग्लिश में मेंस लिखते हैं। ठीक है, अच्छा, अब किसी भी भाषा में लिखें, भाषा से हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहे हिंदी में लिखें चाहे इंग्लिश में लिखें, लिख सकते हैं। किसी भी भाषा में आप मेंस लिख रहे हैं, अच्छे आंसर में अब भाषा की क्वालिटी क्या होनी चाहिए? भाषा सरल होनी चाहिए, मतलब इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए। आपके स्टेटमेंट, आपके जो स्टेटमेंट्स हैं वो ऐसे ना हो कि समझ में ही नहीं आ रही यार, सेंटेंसेस क्या लिख दिया है इसने। अगर इवेल्युएटर को आपके सेंटेंसेस पढ़ने में दिमाग लगाना पड़ गया तो समझ लो आपके नंबर डाउन गए। तो आपको क्या नहीं करना है, आपकी भाषा जटिल नहीं होनी चाहिए, समझने के लायक इजी होनी चाहिए। इंग्लिश में इसको बोलेंगे कैसी होनी चाहिए? इजी होनी चाहिए। लेकिन 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 शर्त है, ये भाषा प्रोफेशनल बनी रहनी चाहिए। सरल होने का मतलब नहीं है कि आप गांव की भाषा लिख देंगे, मैं तो जा रहा हूं ये नहीं लिख सकते आप अपनी लोकल भाषा में बोल सकते हैं मैं तो जा रहा हूं, लेकिन वहां नहीं लिख पाएंगे आप। प्रोफेशनलिज्म बनाए रखना है, चाहे वो हिंदी हो या इंग्लिश हो। तो आपकी भाषा सरल होने के साथ साथ प्रोफेशनल बनी रहनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? प्रोफेशनल बनी रहनी चाहिए। प्रोफेशनल बनी रखेंगे आप, भाषा सरल होनी चाहिए, भाषा प्रोफेशनल होनी चाहिए। भाषा हिंदी में प्रोफेशनल है या नहीं है, इसका सवाल उठता है। इंग्लिश आप लिख रहे हैं तो जो आप लिख रहे हैं वही प्रोफेशनली लिख रहे होंगे, क्योंकि आप जो पढ़ रहे हैं वही लिख रहे हैं। और इंग्लिश में अनप्रोफेशनल ऐसा कुछ मिलता नहीं है। किसी भी डॉक्यूमेंट को आप उठाओगे, कोई बुक पढ़ोगे, कोई न्यूज़पेपर पढ़ोगे, इंग्लिश इतना तो अपने आप में भाषा के लेवल पर मेंटेन कर रहा है, चाहे कोई भी न्यूज़पेपर सही, मैगजीन सही, बुक सही, कि वो प्रोफेशनल भाषा ही यूज कर रहा है। अच्छा, आप अनप्रोफेशनल हो इसलिए नहीं सकते क्योंकि आपके घर में इंग्लिश नहीं बोली जा रही। आप जो एकेडमिक लेवल पर इंग्लिश पढ़ रहे हैं बस उतनी ही इंग्लिश जानते हैं, है ना। घर में आप चाय पीने के बाद कॉफी पीने की बात को कैसे बोलते हो वो आप इंग्लिश में तो नहीं बोल सकते। तो प्रोफेशनली आप मेंटेन आप कर लोगे आसानी से। हिंदी में ये गड़बड़ होती है कि आप हिंदी में प्रोफेशनलिज्म मेंटेन नहीं कर पाते। इसकी पहचान ये है प्रोफेशनल मेंटेन करने के लिए कि आप तत्समी भाषा यूज करें जहां तक संभव हो, जहां तक संभव हो। ऐसा नहीं है कि तत्समी के चक्कर में आप कॉमन वर्ड, कॉमन यूज के वर्ड आप भूल जाएंगे, है ना। जैसे एक तरफा बात है, ये उर्दू की बात है, एक तरफा, एक तरफा, एक तरफा। तो एक तरफा बात उर्दू की है, लेकिन हम कॉमनली इसको यूज करेंगे तो इससे प्रोफेशनलिज्म पे कोई बात नुकसान नहीं आएगा। ठीक है, तो तत्समी भाषा आप यूज करेंगे, सरल होगी, प्रोफेशनल होगी, तत्समी भाषा होगी। ठीक है, अगला सवाल आता है, सर हिंदी में मेंस लिख रहे हैं, क्या हम इंग्लिश टर्म्स यूज कर सकते हैं? इंग्लिश टर्म्स यूज कर सकते हैं बड़ा सवाल है, लेकिन आता है। मैं जब मेंटरिंग करता हूं तो लड़के लड़कियां आती हैं, सर ये टर्म हिंदी में आता ही नहीं है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, डरना नहीं है, आप इंग्लिश के टर्म्स खुली छूट है, यूज कर सकते हैं। लेकिन एक शर्त है, नागरिक देव लिपि कौन सी होगी? तो लिपि होगी देवनागरी। आप इंग्लिश का टर्म इंग्लिश में ही यूज मत कीजिएगा, रोमन स्क्रिप्ट में नहीं लिखना। मान लो आपको डेमोक्रेसी लिखनी है, लोकतंत्र शब्द आपको याद नहीं आ रहा है, तो डेमोक्रेसी लिखने के लिए आप कौन सा वर्ड यूज करेंगे? देवनागरी। तो कैसे डेमोक्रेसी लिखेंगे? ऐसे, डेमोक्रेसी। लेकिन कितना खुली छूट तो है, यूज तो कर सकते हो आप, डेमोक्रेसी लिख के आ सकते हो, लेकिन कितना? एक पेज में 2 से 4 वर्ड, कितने? 2 से 4 वर्ड्स यूज कर सकते हो, ज्यादा नहीं। 2 से 4 वर्ड यूज कर सकते हो आप। ये साफ नहीं दिख रहा ना, 4। इस तरह के वर्ड कितने यूज कर सकते हो आप? 2 से 4।
एक पेज में, एक आंसर में नहीं, एक पेज में 2 से 4 वर्ड आप इंग्लिश में इस तरह के वर्ड यूज करते हो डेमोक्रेसी टाइप के, तो कोई दिक्कत इवेल्युएटर को नहीं आएगी। समझ में आ रही कहानी? इंग्लिश टर्म्स हो गए हिंदी में यूज करने पर, देवनागरी में लिखेंगे आप, ठीक है। अब इंग्लिश में भी एक सवाल उठता है। इंग्लिश में सवाल ये है कि क्या सर हम एब्रीविएशन जो यूज करते हैं क्या वो यूज कर सकते हैं? तो धड़ल्ले से यूज कर सकते हैं भाई। जैसे गवर्नमेंट लिखते हैं तो जीओटी लिख के चले आते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, लिखिए आप गोट। लेकिन ध्यान रखना है एब्रीविएशन कब यूज करेंगे? जब एब्रीविएशन स्टैंडर्ड हो। क्या हो? स्टैंडर्ड हो। स्टैंडर्ड हो और प्लस पॉपुलर हो। समझ में आ रही है आपको बात? आप एब्रीविएशन यूज कीजिए, कोई इश्यू नहीं है, कोई लिमिट भी नहीं है कि 2 यूज कीजिए, 4 कीजिए, 10 कीजिए, 50 कीजिए। आप स्टैंडर्ड हो और पॉपुलर हो। ऐसा ना हो कि आप नोट्स में पार्लियामेंट को पीए करके लिख रहे थे और आप यहां भी पार्लियामेंट में पीए करके लिखाए। दैट इज नॉट एन स्टैंडर्ड वर्ड, सो यू कांट यूज इट। प्रेसिडेंट के लिए आप पी आर लिख के ऐसे कर रहे थे, तो प्रेसिडेंट को यहां इस तरह तो ना लिख चले आओगे। तो इंग्लिश में आप एब्रीविएशन यूज कर सकते हैं, स्टैंडर्ड होना चाहिए और पॉपुलर होना चाहिए, ठीक है। एक सवाल और आता है कि क्या सर इंग्लिश में हम हिंदी की कुछ कहावतें आती हैं? हैं? भारत में ऐसा बोला जाता है कि कोस कोस पे बदले पानी, 4 कोस पे वानी। अब ये कहावत इंग्लिश में ही भाई मेंस का बच्चा लिख रहा है डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया रिफ्लेक्ट करने के लिए, तो क्या वो इस हिंदी वाक्य को इंग्लिश में लिख सकता है? तो भाई मेरा मानना अभी तक ऐसे कोई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम तो इस पर अभी स्टेब्लिश नहीं हुआ है, कोई नॉर्म भी नहीं आया है। लेकिन मुझे ये लगता है कि अगर मान लो मैं इंग्लिश में आंसर लिख रहा हूं और मैं ये लिखना चाहता हूं कि कोस कोस पे बदले पानी और 4 कोस पे वानी, और ये बात मैं एज इट इज हिंदी में लिख देता हूं, न सिर्फ भाषा, टर्म्स हिंदी के चुनता हूं, भाषा भी हिंदी की चुनता हूं, प्लस लिपि भी हिंदी की चुन लूं, तो मुझे नहीं लगता कुछ भी बुराई है। बट कुछ लोगों को मैंने सुना है कि आप भाषा रखें, वही बात बोलें कि कोस कोस पे बदले पानी, 4 कोस पे वानी, लेकिन लिपि रोमन कर लें, लिपि रोमन कर लें। ऐसा लोगों का सजेशन है, मेरा सजेशन नहीं है। इसलिए इस बात को मैं आप पर छोड़ता हूं, आपके विवेक पर। आप रिस्क ले सकते हैं। मेरे हिसाब से मैं अगर कॉपी चेक करूंगा तो मुझे लिपि का फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि भाषा वही है। कोस कोस पर अब दिक्कत यह है, अगर आपने कोस कोस पर अगर इस कोस कोस वाली बात को तो कोस तो समझ में आ जाएगा, ऐसे लिखोगे कोस कोस पे पानी। लेकिन अगर वो वानी लिखा आपने, तो कोई वानी ऐसे लिखेगा, तो हो सकता है कोई इसे वनी पढ़े, है ना, तो कोई कुछ और पढ़ सकता है। इसलिए इसका रिस्क रहता है। इंग्लिश में अगर हिंदी टर्म को रखोगे तो एग्जैक्ट सेंस क्रिएट नहीं होगा, क्योंकि हिंदी लिखते समय मात्राओं का रोल बहुत होता है, और मात्रा जब तक एसेंस नहीं दे पाएंगी तब तक नहीं होगा। बदले, अब बदले ऐसे लिखा आपने, बेडले, वो पढ़ बादले, तब क्या दिक्कत होगी? नहीं समझ में आएगा। तो बदले की जगह आपने बदले ही लिखा होता है ऐसे, बदले, तब इसका एसेंस बना रहता। तो मेरा मानना यह है कि जब जब हिंदी का कोई स्टैंडर्ड पॉपुलर कोट आप लिखें इंग्लिश में, तो आप हिंदी मानी देवनागरी लिपि में ही लिखें। मेरा मानना यह है। बाकी आप अगर रिस्क लेने की मतलब आपके पास कैपेबिलिटी है, रिस्क लेना चाहते हैं, ले आप अपनी लिपि में, रोमन लिपि या देवनागरी लिपि जिसमें लिखना चाहें लिख सकते हैं, नो इश्यू, ठीक है। भाषा में ये 4 बातें आपको समझ में आई, इंग्लिश में और हिंदी में। एक आखिरी बात जो आपको समझनी है वो ये कि सर स्पेलिंग मिस्टेक्स कर सकते हैं क्या? लैंग्वेज में एक इश्यू आता है स्पेलिंग मिस्टेक, दोनों का है, कॉमन है, क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक इंग्लिश में भी होती है, हिंदी में भी होती है। तो ये आप मुझसे अक्सर पूछते हैं बच्चे, सर बताओ स्पेलिंग मिस्टेक पर क्या ध्यान दिया जाए? तो भाई इंग्लिश में हो तो बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, लेकिन हिंदी में हो और फिर आप स्पेलिंग मिस्टेक कर रहे हो, तो एक
लिमिट तक एक्सेप्टेबल है। मतलब आप एक आंसर में एक दो वर्ड की स्पेलिंग मिस्टेक कर रहे हो तो अप्रूवल है, जहां आपने दो क्रॉस किया तो ये अनअप्रूवल है, अनएक्सेप्टेबल है। अब आपको पेनल्टी भी भुगतनी पड़ सकती है। अगर इवेल्युएटर को पता लग गया कि आप लोकतंत्र की स्पेलिंग ठीक नहीं लिख पा रहे हैं, निरर्थक की स्पेलिंग ठीक नहीं लिख पा रहे हैं, है? तब आप क्या निरर्थक बता पाओगे किसी चीज को, क्या लोकतंत्र समझा पाओगे किसी चीज के? हाँ, तो मोर देन 2 स्पेलिंग मिस्टेक्स आर नॉट एक्सेप्टेबल इन एनी लैंग्वेज। चल सकती है एक पेज में एक दो, एक पेज में दो से ज्यादा जाएगी तो फिर आपको पेनल्टी भुगतनी पड़ेगी। और फिर आपका आंसर चाहे कितना भी अच्छा हो जाए, अगर इवेल्युएटर को ये महसूस हो गया कि आपको भाषा पर, स्पेलिंग पर, वर्तनी पर पकड़ नहीं है, तब फिर आपके बारे में एक वो इमेज बनाएगा और वो इमेज के बेस पे आपको नंबर हमेशा 3 से कम देगा, इर्रिस्पेक्टिव कि नंबर 8 का है, नंबर 12 का है, नंबर 10 का है, नंबर 5 का है। फिर आप कितना ही अच्छा आंसर लिख लीजिए, स्पेलिंग मिस्टेक आपके रोल प्ले करेगी और आपको पेनल्टी हर आंसर में देनी पड़ेगी। अच्छा, ये और बड़ी दिक्कत वाली बात है कि एक पहले या दूसरे तीसरे किसी भी आंसर में कहीं भी इमेज बन गई कि आपको स्पेलिंग नहीं आती, तो फिर चाहे आपने अगले आंसर्स में अच्छी स्पेलिंग लिखी हो, सही स्पेलिंग लिखी हो, फिर भी आपके बारे में जो इमेज बन गई है वो नहीं तोड़ पाओगे आप उस पेपर तक। तो आपको एक जगह लॉस की वजह से पूरे पेपर में लॉस होगा, और वही टीचर अगर दूसरी कॉपी भी चेक कर गया तो आपको बहुत बड़ा नुकसान है। इसलिए स्पेलिंग मिस्टेक्स को हल्के में ना लें गुरु, आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। ठीक है, ये थी भाषा पर बात, इतनी हमने भाषा पर बात कर ली। अब चलते हैं अपने चौथे एस्पेक्ट पर, दैट इज प्रेजेंटेशन। इसमें क्या कहूं, मान के चलो आप एक इवेल्युएटर और आपके पास एक ऐसी कॉपी आती है जो देखने में ही सुंदर नहीं, क्या आप उसे मन से चेक करोगे, उसे पढ़ोगे? आपका सीधा सा जवाब होगा, सर हम नहीं पढ़ेंगे। कोई नहीं पढ़ता भाई, तुम क्या नहीं पढ़ोगे? मैं नहीं पढ़ता, मेरे अंदर सैकड़ों इवेल्युएटर काम करते हैं हर साल, वो नहीं पढ़ते। भाई जब कॉपी अच्छी दिखेगी ही नहीं, अच्छी दिखेगी ही नहीं तो उसे कोई पढ़ेगा भी नहीं, और जब कोई कॉपी पढ़ी ही नहीं जाएगी तो मार्क्स क्या खाक देगा? देगा, 2 दे देगा आउट ऑफ 8, 1 दे देगा आउट ऑफ 8, 3 दे देगा आउट ऑफ 12। और ये कोई मार्क्स थोड़े ही हैं, इनसे कोई सिलेक्शन थोड़े हो रहा है। बस आप फॉर्मेलिटी के लिए मेंस लिख लो, आप मन तसल्ली दे दो, गांव में फैला दो कि हमने मेंस लिखा है, बट दैट इज नॉट गोइंग टू क्रैक द मेंस। ये आपको इंटरव्यू कॉल तक नहीं ला सकता। तो अच्छी कॉपी दिखेगी ही नहीं तो कोई पढ़ेगा नहीं, और कोई पढ़ेगा नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, डेफिनेट है। मैं ऐसे न जाने, ऐसा नहीं कह सकता क्या लोगों को जानता हूं, पर मेरी जानकारी में पहला आदमी तो मैं ही हूं जो अच्छी राइटिंग नहीं दे पाता। अच्छी दिखने के एस्पेक्ट कई हैं, ऐसा नहीं सिर्फ हैंड राइटिंग ही अच्छी बनाती है, हैंड राइटिंग सबसे क्रूशियल है, लेकिन ओनली फैक्टर नहीं है वो अच्छी दिखाने का। तो अच्छी दिखने में एक तो होता है हैंड राइटिंग, तो भाई ये आपको अच्छा करना ही पड़ेगा ले दे के, और कोई दूसरा इधर उधर का एस्केप क्लॉज नहीं है, कोई एक्सक्यूज नहीं है। अगर आपको सिविल सर्विसेज देना है, पास होना है, अच्छे नंबर से पास होना है, सब कुछ जानने के बावजूद आपको हैंड राइटिंग पर काम करना पड़ेगा, एटलीस्ट उस हद तक कि वो पढ़ने में कोई दिक्कत ना आए, पढ़ने लायक बनाना ही पड़ेगा। अगर आपके आंसर को पढ़ते समय मुझे ऐसे स्ट्रेस करना पड़ गया कि लिखा क्या है, तो मतलब ये है मेरा जितना स्ट्रेस बढ़ेगा
मेरा मतलब इवेल्युएटर का जितना स्ट्रेस बढ़ेगा आपका मार्क्स उतना ही कम होगा। ये सिंपल सा रूल है, यूनिवर्सल। हार्डली मैटर कि कोई यूपीएससी में कॉपी चेक कर रहा है, मेरे अंडर इवेल्युएटर काम कर रहा है, किसी और कोचिंग में कोई इवेल्युएटर काम कर रहा है, या पीसीएस यूपी पीसीएस का इलाहाबाद में आयोग काम कर रहा है, वहां का कोई एग्जामिनर है, कोई भी, जब जब इवेल्युएटर का स्ट्रेस बढ़ेगा, इवेल्युएटर का स्ट्रेस बढ़ेगा, मेरे की जगह बोलो इवेल्युएटर का स्ट्रेस बढ़ेगा, तब तब आपके मार्क्स घटेंगे। यहां आपका जोड़ सकता हूं, वहां मेरा जोड़ना जरूरी नहीं है, क्योंकि मैं मेनी टाइम्स कॉपी चेक नहीं करता, मैं बस रिव्यू करता हूं। तो मेरे से जब बेहतर वर्ड है वहां इवेल्युएटर का स्ट्रेस बढ़ा तो सिंपल है आपके ही मार्क्स कटेंगे, वहां आपके किसी रिलेटिव के मार्क्स नहीं कटेंगे, है ना। तो मार्क्स सीधे सीधे कटेंगे। तो पहला एस्पेक्ट है प्रेजेंटेशन का हैंड राइटिंग। ये आपको जितना अच्छा हो सकता है उतना अच्छा बनाइए। बहुत अच्छा नहीं बना सकते तो कम से कम इतना अच्छा बना लीजिए कि पढ़ने में इवेल्युएटर को स्ट्रेस की जरूरत ना पड़े। बस अगर ये हुआ तो ये लिख के ले लो, आपका सिलेक्शन ना इस साल होगा, ना उस साल होगा, ना 4 साल बाद होगा, ना 10 साल बाद होगा। आप पूरा दशक लगा दो, पंचवर्षीय योजना तो छोड़ दो। मेरे साथ यही हुआ कि मेरा हैंड राइटिंग आज तक अच्छा नहीं हुआ, मैंने किया नहीं, या मेरे से हुआ नहीं, या मेरे से होता नहीं, मुझे नहीं पता क्या वजह है, पर मेरा हैंड राइटिंग ऐसा ही है। जैसे अब आपको दिख रहा है मैं पढ़ा रहा हूं, तब भी मेरा हैंड राइटिंग देखो कितना खराब है। और मैं जब 3 घंटे में लिखूंगा, अभी तो मेरे पास कोई लोड नहीं है 3 घंटे मुझे लेक्चर खत्म करना है, वहां 3 घंटे में 20 क्वेश्चन खत्म करने का लोड रहता है भैया। वहां आप सुधार सुधार के ऐसे नहीं लिख सकते, है ना। वहां टॉप 5 गियर में गाड़ी चलानी पड़ती है। अगर वहां एक गियर 1 सेकंड के लिए कम हुआ तो बहुत नुकसान होता है, आपको 2-3 आंसर छूट जाते हैं। तो ये एक नुकसान, ठीक है। हैंड राइटिंग आपको पढ़ने लायक बनानी पड़ेगी और कोई रास्ता आपके पास नहीं है। अच्छा, हैंड राइटिंग के अलावा प्रेजेंटेशन में और क्या चाहिए? हैंड राइटिंग के अलावा प्रेजेंटेशन के लिए चाहिए आपको दूसरी चीज है जो यूज ज्यादा लोग करते हैं, फ्लो चार्ट्स। डाइवर्सिटी के लिए यूज कर सकते हैं, जहां जहां पॉसिबल है वहां वहां। मैप्स और टेबल्स, तो ये तीनों चीजें हर जगह नहीं घुसनी है जबरदस्ती कि टीचर ने पढ़ा दिया है माइंड में वाले वेबसाइट पे हर चीज का माइंड में बना दिया। अरे भैया, क्वेश्चन की डिमांड, एन्यूमरेशन पूछा है वहां फ्लो चार्ट बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सप्लेन पूछा है भाई, वहां कैसे बताओगे? राइट टू लाइफ, डिग्निटी के साथ जीना है, और डिग्निटी में कपड़ा आता है, अच्छा कपड़ा भी आता है। स्वस्थ हवा, साफ हवा, स्वच्छ हवा भी डिग्निटी का, कैसे फ्लो चार्ट में समझाओगे? तो हर जगह फ्लो चार्ट घुसने की जरूरत नहीं है जबरदस्ती। आपको फ्लो चार्ट्स, मैप्स और टेबल यूज करनी है। कैसे? एज पर नीड, एज पर नीड। इतना विवेक आप डेवलप कर ही लेना कि आप ये डिसाइड कर सकें कि कब मैप की जरूरत है और कब नहीं। भारत में गरीबी के कारण और परिणामों पर चर्चा करें और आप मैप बना के चले आए, मतलब क्या करना चाहिए आपके साथ? मैप कब बनाओगे? जब पूछा है कि सीस्मिक जोन ऑफ इंडिया को मैप कीजिए, तब बनाइए। थर्मल पावर प्लांट्स को बताइए इंडिया में मैप कीजिए, बना दीजिए। मेजर पोर्ट्स को बताइए, बना दीजिए। हिमालय रेंजेस बताइए, बना दीजिए। कोई मना कर रहा है? पूछ रहा गरीबी के कारण और परिणामों पर चर्चा कीजिए। यहाँ चल रहा है मैप भारत, ये अरे भैया जान तो लो डिमांड क्या है। तो जैसी डिमांड, एज पर नीड, इतना विवेक आपको डेवलप करना पड़ेगा कि आप ऑन द स्पॉट ये जान पाए कि फ्लो चार्ट कब यूज करना है कब नहीं। फ्लो चार्ट वही यूज करें जहां आपको कुछ एन्यूमरेट करना है, और आप हर जगह एन्यूमरेशन से काम नहीं चला सकते, ठीक है। ये हो गया प्रेजेंटेशन की बात। आप कर पाएंगे प्रेजेंटेशन? लास्ट बट द नॉट द लीस्ट, कंक्लूजन। पहला सवाल, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स लिखते ही नहीं है। भाई ये गलती मत किया करो, इट इज मस्ट, ऑप्शनल नहीं है, इट इज मस्ट।
लोग इसे ऑप्शनल समझते हैं कि भाई आंसर में ये ऑप्शनल है, तो ये ऑप्शनल नहीं है, ये मस्ट है, लिखना ही लिखना है। अगर ये मस्ट है तो इसमें क्या लिखें? अगर ये मस्ट है ही तो क्या लिखें? वे आउट लिख सकते हैं। इन जनरल अगर वे आउट आपको याद नहीं आ रहा है तो आप अपनी वर्डिक्ट लिख दीजिए क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से कि आपको क्या समझ में आया। अगर ये भी समझ नहीं आ रहा है तो आप सिंपली समराइज कर दीजिए। अपने जो आंसर लिखा है वो समराइज कर दीजिए। दैट इज यूनिवर्सल। इररिस्पेक्टिव क्वेश्चन की डिमांड क्या थी, आपने आंसर में जो भी लिखा है उसको समराइज कर दीजिए। यही यूनिवर्सल तरीका है। एसेंस क्या है इसका? इंट्रो की तरह यहां भी एसेंस मैटर करता है। एसेंस ये है कि आपका कंक्लूजन अगर ये रिफ्लेक्ट करने में साबित हो गया कि आपने आंसर में क्या लिखा था, ये कंक्लूजन से पता चलना चाहिए। अगर आपके कंक्लूजन ने ये बता दिया कि आपने आंसर में क्या लिखा था, किस मुद्दे पर चर्चा की थी, तो आपका कंक्लूजन गुड मान लिया जाएगा। साइज वही, इंट्रो वाला सेम। साइज में कोई कंफ्यूजन नहीं करना है, साइज वही रखना है, 3 से 5 लाइन। ठीक है, कर लेंगे। ये हो गया गुड कंक्लूजन का एक पूरा निचोड़। हमने अब समझते हैं बात को। गुड आंसर के समरी समझ लेते हैं कि पूरे लेक्चर में हमने क्या समझा। हमने समझा कि गुड आंसर क्या होगा। गुड आंसर क्या होगा, ये हमने पूरे लेक्चर का प्लान था। हमने इसमें 5 एस्पेक्ट्स पर जोड़ दिया था कि भाई पहली चीज हम समझेंगे इसमें इंट्रोडक्शन। हमने समझा इंट्रोडक्शन में हमने क्या क्या समझा, तो साइज समझा। साइज में हमने बोला कि 3 से 5 लाइन होनी चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज मस्टनेस समझी इसकी कि भाई मस्ट होना चाहिए। तीसरी चीज मस्ट होना चाहिए, साइज होना चाहिए। फिर क्या समझा था? फिर समझा था हमने कि ये कैसे हो सकती है, तो आप डेफिनेशन से यूज कर सकते थे, फैक्ट या रिपोर्ट से यूज शुरू कर सकते थे, और क्या कर सकते थे आप? सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस कर सकते थे। अगर ये दोनों तरीके आपको नहीं समझ में आ रहे हैं तो इंट्रोड्यूस कर सकते थे। ये इंट्रो में डिस्कशन था हमारा साइज से लेके मस्टनेस पर। दूसरी बात हमने बात करी थी डिमांड पर, कि क्वेश्चन की डिमांड को कैसे एड्रेस करना है। पहले हमने समझा था कि डिमांड क्या है ये समझना है। इसके लिए हमने बात करी थी डायरेक्टिव वर्ड्स की। कितनी है तो पार्ट समझने थे, कितने पार्ट्स हैं, उन पार्ट्स के बीच में समझनी थी हमको प्रोपोर्शनलिटी, कि भाई प्रोपोर्शनलिटी मेंटेन करनी है। प्रोपोर्शनलिटी समझने के बाद हमने समझा था कि हर एक पार्ट को हेडिंग्स में रखना है। हेडिंग्स की हमने क्वालिटी समझी थी, क्रिस्प होनी चाहिए, आउटलाइन होनी चाहिए, ठीक है, और अलाइंड होनी चाहिए। यही था। अब हर हेडिंग के नीचे हमने कवरेज ऑफ डायमेंशन समझा था। है ना, डायमेंशन कवरेज समझा था। हर एक हेडिंग के नीचे डायमेंशन समझे थे, तो कितना होने बताया था? 4 से 8 लाइन होनी चाहिए। 8 पॉइंट, सॉरी 8 लाइन नहीं, 4 से 8 पॉइंट होने चाहिए हर एक हेडिंग के नीचे कम से कम। ये समझे थे हमने। फिर डायमेंशन अपने पॉइंट जो समझाए उनको सबस्टेंशिएट करना था हर बार आपको, कि बिना सबस्टेंशिएशन के आपका आर्गुमेंट कैसा लगेगा? अनऑथेंटिक नहीं लगेगा, वेग लगेगा, आपकी सारी मेहनत करे धरे पे गड़बड़ा जाएगी। यहां हमने कई डायरेक्टिव बताए थे, 10 डायरेक्टिव मैंने गिनाए थे। 10 के डायरेक्टिव का लिंक वीडियो में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जाके पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये थे डिमांड के पहलू।
फिर हमने बात करी थी लैंग्वेज पर। लैंग्वेज में हमने भाषा की पहले बात करी थी, क्या होनी चाहिए, भाषा सरल होनी चाहिए इररिस्पेक्टिव कौन सा मीडियम है, भाषा प्रोफेशनल होनी चाहिए, ठीक है। फिर हमने बात करी थी कि हिंदी टर्म्स और इंग्लिश टर्म्स यूज करने का, हिंदी टर्म्स यूज मतलब हिंदी में जो टर्म्स हैं प्रोफेशनल होनी चाहिए, जो हिंदी में इंग्लिश टर्म्स यूज करने थे, इंग्लिश और हिंदी टर्म्स, इंग्लिश में मतलब हिंदी में इंग्लिश टर्म और हिंदी इंग्लिश में हिंदी टर्म्स यूज करने की बात बोली थी। फिर हमने स्पेलिंग मिस्टेक्स की बात समझी थी कि स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं करनी है 2 से ज्यादा, ठीक है। इंग्लिश में एब्रीविएशंस पे हमने भी बात करी थी कि एब्रीविएशंस कितने यूज कर सकते हो, जहां तक स्टैंडर्ड और पॉपुलर मतलब 2 ही तरीके से, आप स्टैंडर्ड होना चाहिए और पॉपुलर होना चाहिए, ये बात हमने लैंग्वेज में समझी थी। फिर हमने समझा था प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन में हमने क्या क्या समझा था भाई, सबसे पहले हैंडराइटिंग, हैंडराइटिंग अच्छी कर लो आप। फिर फ्लो चार्ट्स का यूज समझा था, मैप का यूज समझा था और टेबल का यूज समझा था। इन सब चीजों को कैसे करना है, एज पर नीड, एज पर नीड, और ये इसेंशियल है, ये मस्ट है, एज पर नीड नहीं है। हैंडराइटिंग आपको कंपलसरी करनी पड़ेगी और कोई रास्ता नहीं है। आखिरी बात जो हमने समझी थी वो था कंक्लूजन। तो कंक्लूजन ऑप्शनल नहीं है, हमने पहली बात समझी। दूसरी बात समझी थी कि मस्ट है। अब ऑप्शनल साइज समझा था 3 से 5 लाइन, है ना, और इसेंस समझा था कि पूरे आंसर को आपका कंक्लूजन पढ़ने के बाद एवेल्युएटर को, एग्जामिनर को यह समझ में आ जाए कि अपने आंसर में क्या लिखा, तो आपका आंसर समझ में मतलब आपका एक कंक्लूजन मान लिया जाएगा गुड। इसेंस समझा था। इतनी बातें समझने के बाद आई होप आपको आंसर राइटिंग कैसे की जाती है और कैसे की जानी चाहिए समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब एक प्रैक्टिस कर लेते हैं, सब कुछ छोड़ छाड़ के। देखो क्वेश्चन देखना है, ये 2024 का क्वेश्चन है। कौन सी साल का क्वेश्चन है, 2024 का, यूपीपीसीएस का है, GS2 का है और क्वेश्चन नंबर है 18। भारत एवं बांग्लादेश के मध्य विवाद के प्रमुख मुद्दों का परीक्षण कीजिए एवं द्विपक्षीय संबंधों में सुधार हेतु सुझाव दीजिए। आपको क्वेश्चन की मोटी मोटी कितनी डिमांड समझ में आ रही है। परीक्षण कीजिए, यहां टर्म होगा एग्जामिन। आप जब डायरेक्टिव वर्ड की मेरी वीडियो देखोगे तो डायरेक्टिव वर्ड की मैंने वीडियो में इस एग्जामिन वर्ड को बताया है कि कैसे करना है एग्जामिन। आप एग्जामिन करने के लिए क्या करोगे, कभी भी कोई चीज एग्जामिन करनी होती है कैसे करते हैं, आपका कॉपी मेरे पास आता है, आपका आंसर आता है, मैं उसको एग्जामिन करता हूं, देखता हूं ना, एग्जामिन करता हूं, चेक करता हूं जो आपने लिखा है वो सही है कि नहीं है, जो कमियां हैं वो क्या क्या कमियां हैं, जो आपने नहीं लिखा है वो क्या है, जो लिखा है वो क्या है, वो कैसा है, जो लिखा है उसकी अच्छाइयां और उसकी बुराइयां, जो नहीं लिखा है उसका महत्व, यही मैं एग्जामिन करता हूं ना। तो एग्जामिन में आपको पहली मेन डिमांड, 2 डिमांड आपको समझ में आ रही है साफ साफ कि भाई पहले तो मुझे विवाद के मुद्दों का, कहां के विवाद, भारत पाकिस्तान नहीं पूछा है, भारत और बांग्लादेश, भारत और चीन नहीं पूछा है, भारत और बांग्लादेश। तो भारत और बांग्लादेश के बीच जो विवाद हैं उन मुद्दों का परीक्षण करना है, मुद्दे लिखना नहीं है। मुद्दों का एन्यूमरेशन नहीं पूछा उसने, डिस्क्राइब नहीं पूछा है। डिस्क्राइब अगर पूछा होता तो आप लिख के चले जाते, ये मुद्दा है, सीमा विवाद का मुद्दा है, पानी विवाद का मुद्दा है, प्रवासियों का मुद्दा है, ट्रेड का मुद्दा है, ये मुद्दा है, सैन्य मुद्दा है, चाइना की तरफ जाने का मुद्दा है, सीमा विवाद है, ये सब मुद्दे लिखाते आप। तो अब आप डिस्क्राइब वर्ड की डिमांड पूरी कर रहे हैं, एग्जामिन की नहीं कर रहे भाई साहब। अभी मैं सिर्फ पार्ट्स बता रहा हूं, डिमांड भी बताऊंगा। तो आप जब मुद्दे को डिस्क्राइब करेगा तब पूछे, तब बता सकते हैं, आप केवल एन्यूमरेट करके चले आ सकते हैं। अगर उसने डिस्क्राइब की जगह यहां एक्सप्लेन दिया होता तब आपको एन्यूमरेट तो करना होता, उनके पीछे उनके जो छिपे उसके जुड़े हुए मुद्दों को भी जोड़ना था कि सीमा विवाद का मुद्दा जैसा है वैसा ही है क्या, कुछ हिडन एस्पेक्ट सीमा विवाद के मुद्दे के, नदी विवाद के मुद्दे के, प्रवासियों के मुद्दे के, जैसे प्रवासी का मुद्दा अक्सर इंडिया में बांग्लादेश में चलता रहता है, बिहार का चुनाव हो, असम का चुनाव हो, मोदी जी हर जगह चिल्लाते हैं
बांग्लादेशी आ गए, बांग्लादेश। अरे भैया बांग्लादेशी आने मुद्दा ही बना रहे, कुछ है ऐसा यार आपने करा ली। अब गिनाओ कितने प्रवासियों को तुमने निकाला है। असम में आपने वो करवाई थी पूरी एनआरसी, कितने बांग्लादेशियों को भगा दिया? कोई डाटा फैक्ट है? नहीं है। तो जो मुद्दा है क्या वो वाकई मुद्दा है, ये करना है एग्जामिन। लेकिन डिस्क्राइब करना है तो सीमा विवाद का मुद्दा है, एक्सप्लेन करना है तो बताना है कि हिडन एस्पेक्ट ऑफ वो क्या है मुद्दा का। ठीक है, तो यहां क्या करना था? एग्जामिन। तो पहली दो डिमांड ये है कि भाई भारत और बांग्लादेश के बीच जो प्रमुख मुद्दे हैं उनका करना है परीक्षण। उनका करना है परीक्षण। किसका? मुद्दों का। किनका? मुद्दों का। और मुद्दे कहां के होंगे? भारत के और बांग्लादेश के बीच के। बांग्लादेश के बीच के जो मुद्दे हैं उनका परीक्षण करना है, पहली डिमांड ये है। और दूसरी डिमांड क्या है? दूसरी डिमांड है तो सुझाव, इन संबंधों में सुधार। तो संबंधों में सुधार हेतु सुझाव दूसरी हेडिंग है। ये दो हेडिंग तो ब्रॉडली मुझे समझ में आ रही हैं अभी क्वेश्चन को पढ़ते ही, लेकिन इसमें ये दो ही हेडिंग नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में वर्ड है एग्जामिन। तो इस पहली हेडिंग की दो और हेडिंग बनेंगी, दो तीन हेडिंग। आओ अब समझते हैं क्वेश्चन की डिमांड को। तो पहले सबसे इंट्रोड्यूस करेंगे हम। पहले क्या करेंगे? इस आंसर को इंट्रोड्यूस करेंगे। हमने 5 एस्पेक्ट गिने थे ना, तो आज इस आंसर पर 5 एस्पेक्ट को अप्लाई करेंगे। इंट्रोड्यूस कैसे इंट्रोड्यूस कर सकते हो? भारत और बांग्लादेश के बीच मुद्दों का परीक्षण करवाया है और सुझाव मांगे हैं। तो अब ना तो तुम इसमें भारत की डेफिनेशन दे सकते हो, ना बांग्लादेश की डेफिनेशन दे सकते हो, ना सीमा विवाद पर क्वेश्चन है डायरेक्ट तो सीमा विवाद की डेफिनेशन दे दो। तो डेफिनेशन वाला जो तरीका था वो तो कर गया फेल, वो यहां अप्लाई नहीं हो रहा है। अच्छा, भारत बांग्लादेश के बीच सीमा विवाद या प्रवासी मुद्दा या रेमिटेंस का मुद्दा या ट्रेड का मुद्दा पे भी नहीं पूछा है, तो कोई फैक्ट या रिपोर्ट से शुरू करने का स्कोप भी खत्म हो गया। आप यहां वो भी नहीं कर पाएंगे, कोई डायरेक्ट रिपोर्ट नहीं मिलेगी, क्योंकि सीधी रिपोर्ट पे क्वेश्चन पूछा भी नहीं है। भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापार संबंध, व्यापार में कमी आई है, ऐसा क्वेश्चन पूछता तब कोई रिपोर्ट हम यूज कोट कर सकते थे, लेकिन वो नहीं क्वेश्चन है, तो हम फैक्ट और रिपोर्ट से भी नहीं। अब हमारे पास एकमात्र रास्ता बचता है, वो है इंट्रोड्यूस द सब्जेक्ट, और यही मैच करता है एसेंस ऑफ इंट्रोडक्शन से। अब क्या एसेंस है तो आप बताएंगे इंट्रोडक्शन में, इस क्वेश्चन के इंट्रोडक्शन में भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा विवाद, प्रवासी मुद्दा, व्यापार का मुद्दा इत्यादि अनेक मुद्दों पर विवाद चल रहा है। पानी का विवाद भी शामिल कर सकते हैं, और इन्हें सुधारने हेतु, इन संबंधों में सुधार हेतु काफी प्रयास किए गए हैं, लेकिन वो इनसफिशिएंट नहीं है, इसलिए अन्य प्रयास भी किए जाने की आवश्यकता है, जिन्हें हम निम्नवत समझेंगे। जिन्हें हम निम्नवत समझेंगे, जब तक ये स्टेटमेंट नहीं जोड़ेंगे तब तक वहां तक की कहानी के भारत के बीच बहुत मुद्दे हैं, बहुत प्रयास किए गए, बहुत प्रयास किए जाने की आवश्यकता है, यहां पे खत्म कर देते हैं इंट्रोडक्शन को। तो ये कंक्लूजन है, जिन्हें हम निम्नवत समझेंगे, इतना वर्ड जोड़ने पे आपने एसेंस क्रिएट कर दिया कि भाई क्वेश्चन की डिमांड क्या है और हम आंसर में क्या लिखने जा रहे हैं। समझ में आ गई? आपने इंट्रोडक्शन लिख लिया, अब आपके डिमांड चालू होगी, कोर डिमांड। अब डिमांड पे काम करेंगे। इंट्रोडक्शन हमने कर लिया, अब दूसरा एस्पेक्ट डिमांड। डिमांड को मीट करते हैं। तो डिमांड मीट करने का पहला तरीका क्या है? आपको पार्ट्स आइडेंटिफाई करने थे और उतनी हेडिंग बनानी थी। तो पार्ट्स इसमें कितने थे? 2 ब्रॉड थे। पहला, भारत बांग्लादेश के बीच मुद्दों का परीक्षण, ये पहली हेडिंग हो गई। अब यहां सब हेडिंग्स बनेंगी, इसमें ये मेन हेडिंग है, इसके अंदर कई सब हेडिंग्स बनेंगी। सीमा विवाद का परीक्षण करेंगे आप, पानी के विवाद का परीक्षण करेंगे आप, सीमा विवाद, पानी विवाद, प्रवासी मुद्दा पे आप बात करेंगे, प्रवासियों के मुद्दे पर, व्यापार के मुद्दे पर आप बात करेंगे, है ना, राजनीतिक हस्तक्षेप पर बात करेंगे, इंटरनल पॉलिटिक्स में,
अब केवल एन्यूमरेट नहीं करना है, क्वेश्चन है परीक्षण। परीक्षण मतलब गुण, जो बात है, जो बात बताई जा रही है कि भाई सीमा विवाद है, तो उसका गुण या गुण मेरिट मतलब वो है भी या नहीं, और डिमेरिट है तो किस हद तक है, कैसा है, किस फॉर्म में है। डिमेरिट का मतलब है वो नहीं है या झूठ है या प्रोपेगेंडा है, वो उसके पक्ष में तर्क। पक्ष में और विपक्ष में तर्क हर एक बार, तो पक्ष में विपक्ष में, पक्ष में विपक्ष में, पक्ष में विपक्ष में, पक्ष में विपक्ष में, पक्ष में विपक्ष में तर्क देने पड़ेंगे। सीमा विवाद के बारे में, पानी विवाद के बारे में, सब के बारे में पक्ष विपक्ष में तर्क देंगे। और जो भी तर्क आप देंगे उस हर तर्क को आप सबस्टेंशिएट करेंगे। करेंगे नहीं करेंगे? नहीं करेंगे तो पछताएंगे, नहीं करेंगे तो पछताएंगे। तो आपको सबस्टेंशिएट करना है, भाषा सिंपल रखनी है, वो सब बातें आ गई। अब आप क्या देख रहे हो यहां आप क्या देख रहे हो? प्रेजेंटेशन के मामले में देखो आप, हमने भाषा की बात कर ली, डिमांड में बात कर रहे थे, पार्ट्स की बात कर रहे थे, हेडिंग बनानी थी, सब हेडिंग, मैंने हेडिंग को खुद आउटलाइन किया नहीं किया है, बिना बताए आउटलाइन कर दी, क्योंकि मेरी हैबिट में आ गया है, जब भी मैं हेडिंग बनाऊंगा सब हेडिंग बनाऊंगा, आउटलाइन करूंगा। पक्ष में तर्क दे रहा हूं इधर, फिर विपक्ष में तर्क दूंगा। अब प्रेजेंटेशन के लेवल पर देखें तो क्या हम इसमें कोई फ्लोचार्ट बना सकते हैं? अरे भाई क्या करेगा फ्लोचार्ट बना के, कैसे रिप्रेजेंट करेगा? और तुझे कैसे पता है कि तर्क एक लाइन में चलेगा? नहीं पता ना। कभी तर्क दो लाइन में चलेगा, कभी एक लाइन में चलेगा, कभी एक फैक्ट से काम हो जाएगा। तो हम कोई भी फ्लो चार्ट नहीं बना सकते। यहां सीमा विवाद जब दिखाएंगे, सीमा विवाद जब दिखाएंगे तो क्वेश्चन के आरंभ में सीमा विवाद दिखाने के लिए मैप नहीं बनाएंगे। ध्यान रखना है, बांग्लादेश और भारत का क्वेश्चन आ गया और आपने डिट्टो डायरेक्ट जाके इंट्रोडक्शन के बाद मैप बना दिया कि भाई ये भारत है और ये बांग्लादेश है। नहीं भाई, ऐसे नहीं करते। सीमा विवाद क्वेश्चन का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है, उसे क्वेश्चन का मेन पार्ट नहीं बनाएंगे। सीमा विवाद जहां डिस्कस करेंगे वहां हल्के से में भारत पाकिस्तान बांग्लादेश को दिखा देंगे। सीमा विवाद जहां होगा वहां इस तरह डिस्कस करते हैं। तो मैप बनाएंगे, लेकिन किस एस्पेक्ट पे बनाएंगे? जब पानी का विवाद बताएंगे तब पानी के विवाद के लिए मैप बना देंगे। अगर आपको लग रहा है कि भाई इन दोनों तीनों के लिए, इनफिल्ट्रेशन के लिए भी और इनके लिए, राजनीतिक के लिए तो मैप चाहिए नहीं है ना, व्यापार के लिए भी ट्रेड नहीं, मैप नहीं चाहिए, आपको चाहिए इन तीन के लिए, है ना, प्रवासियों के लिए कि इनफिल्ट्रेशन कहां से होता है, बॉर्डर इश्यू में ही। तो यहां से ही आप एक कॉमन मैप भी बना सकते हैं इन तीनों के लिए। लेकिन मैप हमेशा, मैप आप जब भी बनाएं पेज के बीचों बीच कभी ना बनाएं, पेज के बीचों बीच कभी ना बनाएं, क्योंकि मैप, फ्लो चार्ट, डायग्राम्स ये आपके आंसर में एडिशनल चीजें होती हैं, सबस्टिट्यूट नहीं होती। आप आंसर को, तर्क को रिप्लेस नहीं कर सकते। तो दीज आर एडिशनल, दीज थिंग्स आर एडिशनल। एडिशनल है, क्या नहीं है? सबस्टिट्यूट नहीं है। किस चीज का? आंसर का, तर्क का। सबस्टिट्यूट नहीं है। इसलिए कभी भी आप मैप जैसी चीज बीच पेज में नहीं बनाएंगे, कॉर्नर में बनाएंगे और हमेशा बॉक्स में बनाएंगे। आपको समझ में आई बात? कॉर्नर में बनाएंगे और साइड में बनाएंगे और बॉक्स में बनाएंगे। ये पहली डिमांड मीट हुई, परीक्षण। पक्ष में तर्क, विपक्ष में तर्क, फिर अपनी वर्डिक्ट। हमेशा पक्ष में तर्क, विपक्ष में तर्क और अपनी वर्डिक्ट। कि ये प्रोपेगेंडा मात्र नहीं है, इनफैक्ट से पता चलता है कि ये वाकई में जेन्युइन मुद्दा है। अपनी वर्डिक्ट एग्जामिन कर रहे हैं ना, है ना। मुद्दों को, एक मुद्दा होता तब आपको वर्डिक्ट देनी पड़ती एक बार, लेकिन मुद्दों का परीक्षण करवाया है इसलिए हर एक मुद्दे पर आपको अपनी वर्डिक्ट देनी पड़ेगी। और ऐसा मत करना कि पहले मुद्दों को डिस्कस कर दो फिर जाके लास्ट में सारी वर्डिक्ट एक साथ लिखो, एक पहले की वर्डिक्ट है, दूसरे की वर्डिक्ट है, तीसरी नहीं, ऐसा नहीं। ठीक है, तो वर्डिक्ट हर मुद्दे के साथ डिस्कस करेंगे, पक्ष में तर्क, विपक्ष में तर्क, फिर वर्डिक्ट, अपनी वर्डिक्ट, तभी एग्जामिन होगा। पहली डिमांड पूरी हुई, अगली डिमांड सुझाव मांगे ना उसने, संबंधों में सुझाव है, सुझाव दीजिए। तो ये हेडिंग हो गई, भारत बांग्लादेश संबंधों में सुधार हेतु सुझाव। पूरी हेडिंग बनाएंगे, सुझाव नहीं लिख के चले आएंगे, ऐसे भी लिख के चले आते लड़के सुझाव। ये हम नहीं समझने वाले किस चीज के सुझाव लिख रहे हो आप। बांग्लादेश को खत्म करने के सुझाव लिख रहे हो, भारत को खत्म मतलब बढ़ाने के सुझाव लिख रहे हो, किस चीज के सुझाव लिख रहे हो हमें नहीं पता चल रहा। हेडिंग मस्ट बी रिफ्लेक्टिव इनफ। जो आप लिखना चाह रहे हो वो हेडिंग से ही पता चलना चाहिए साफ। तो क्या लिखेंगे?
भारत बांग्लादेश के बीच संबंधों में सुधार हेतु सुझाव, ऐसे लिखेंगे पूरा। अब ऐसे ही मत लिख के चले ना, मैंने तो बस शॉर्ट में टाइम बचाने के लिए लिखा है इंग्लिश मिला के, है ना। अरे रहने दो, फिर आप बोलेंगे प्रोफेशनलिज्म फॉलो नहीं कर रहा है। मैं ही लिखता हूं ढंग से, पूरी लिख देता हूं आपके लिए। भारत और बांग्लादेश के बीच संबंधों में सुधार हेतु सुझाव। आपने देखा होगा मेरा फॉन्ट वक्त के साथ कम हुआ, क्यों? क्योंकि लाइन खत्म हो रही थी, और इसका और ज्यादा कोई क्रिस्प तरीका है नहीं लिखने का। सुझाव लिख के चला आऊंगा, नहीं माना जाएगा, कोई तरीका नहीं। संबंधों में सुधार भी नहीं चलेगा, क्योंकि वो किसके बीच है वो भी नहीं बताएगा, तो इससे छोटी हेडिंग इसमें पॉसिबल नहीं है। अब सुधार बताने हैं आपको, सुझाव, सुधार हेतु। अब इन सुझाव को गिनाने के रास्ते आपके पास होने चाहिए, क्योंकि यहां मुद्दे ऑलरेडी डिस्कस्ड हैं। तो ध्यान रखना है आपने, जिस सीक्वेंस में मुद्दों का डिस्कशन किया है पीछे, सीमा विवाद, पानी विवाद, प्रवासी मुद्दा, व्यापार विवाद, राजनीतिक हस्तक्षेप, सुझाव भी इन्हीं मुद्दों के पर्सपेक्टिव में देना है आपको। सीमा विवाद का, सीमा विवाद सुधारने के लिए सुझाव, जो पहला सुझाव होगा वो सीमा विवाद को सुधारने के लिए होगा। दूसरा सुझाव होगा वो पानी के मुद्दों को समझाने के लिए होगा। तीसरा क्या है? प्रवासी मुद्दा। चौथा और पांचवा क्या है? व्यापार और राजनीतिक हस्तक्षेप। व्यापार संबंधों में सुधार हेतु सुझाव, और राजनीतिक हस्तक्षेप में संबंध, राजनीतिक हस्तक्षेप को रोकने के लिए सुझाव। ये सुझाव इसी सीक्वेंस में देने हैं आपको, और बताना है कि इस सुझाव से सीमा विवाद कैसे कम होगा। इस तरह से आंसर का बॉडी खत्म होता, फिर आपको आंसर देना था। ये बात आपको मैंने कहां से बताई? अगर आपको हिंट लेना है कि कैसे सीखेंगे, तो आप डायरेक्टिव वीडियोस पर, जो मेरी डायरेक्टिव वर्ड्स पर जो मेरी वीडियो है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक है, आप वहां जाके पहले उसे देख लीजिए, ताकि आप ये बात समझ पाएं कि हम सुझाव देते समय किन चीजों का ध्यान रखना है। तो मैंने ये सीक्वेंस का इंपॉर्टेंस बताया, वो उस वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, उसमें हर एक वर्ड को डिस्क्राइब किया है मैंने डिटेल में, ठीक है। फिर लास्ट में लिखेंगे कंक्लूजन। भाषा पे बात हो गई, प्रेजेंटेशन में इसमें क्या ही बात करूं, मैंने मैप की बात जरूरत बता दी आपको, कहाँ लिखना है, कैसे लिखना है। फ्लो चार्ट्स का यूज कर नहीं सकते, टेबल बनाने का कोई स्कोप इसमें है नहीं, तो अब बचता है केवल कंक्लूजन। हैंड राइटिंग तो अच्छा रखना ही है, उसका कोई स्कोप मतलब एक्सक्यूज आपके पास नहीं है, हैंड राइटिंग अच्छा रखना ही है। कंक्लूजन, क्योंकि इसमें सुझाव आपने दिए हैं ऑलरेडी क्वेश्चन के पार्ट के तौर पर, तो अब आप कंक्लूजन को सजेशन नहीं दे सकते। कंक्लूजन में क्या नहीं दे सकते? क्योंकि सुझाव एक हेडिंग के अंडर आपने दिए हैं, सजेशन आप कंक्लूजन में नहीं दे सकते। वर्डिक्ट आपने हर आर्गुमेंट के साथ दी थी, तो आप वर्डिक्ट भी नहीं दे सकते। आपके पास एकमात्र रास्ता क्या बचा है? समरी। इंट्रोडक्शन को याद करो, इंट्रोडक्शन को याद करो। अतः, अब हम अतः से शुरू करेंगे। अतः उपर्युक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि भारत और बांग्लादेश के बीच निसंदेह कई मुद्दों पर विवाद है, लेकिन अगर उपर्युक्त सुझावों को अप्लाई किया जाए, लागू किया जाए, तो इन विवादों में कमी लाई जा सकती है और संबंधों में सुधार किया जा सकता है। ये है आपका कंक्लूजन। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा, आपके काम का लगा होगा। आपको अगर वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल से जुड़िए। मेंस की टेस्ट सीरीज शुरू हो रही है। हमने जो गुड आंसर के एस्पेक्ट्स बताए हैं, उन एस्पेक्ट पर क्या कॉपी वैल्यूड होती भी है, इसके लिए आपको टेस्ट सीरीज का हिस्सा बनना पड़ेगा। और ये गारंटी है कि हर एक एस्पेक्ट पे मैं कमेंट डलवाता हूं। नेक्स्ट आईएएस ही एकमात्र ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको हर एक एस्पेक्ट पर हेडिंग, कितने एस्पेक्ट थे? इंट्रोडक्शन, साइज, है ना, उसकी भाषा, उसकी अलाइंडनेस, बॉडी में आप जाएंगे तो है पार्ट्स, पार्ट्स के बीच में प्रोपोर्शनलिटी, हेडिंग,
हेडिंग के भी नीचे पॉइंट्स, नंबर ऑफ पॉइंट्स में सबस्टेंशिएशन, भाषा, लैंग्वेज में जब जाएंगे तो भाषा पे सरलीकरण, स्पेलिंग मिस्टेक्स पे पकड़, ये सब चीज़ों को मॉनिटर करता हुआ प्रेजेंटेशन में आपकी क्या क्या इशू है, क्या क्या अच्छाइयाँ क्या बुराइयाँ हैं, फिर कंक्लूजन आपका अच्छा है बुरा है, सब बातें, ये सब डिटेल्ड कमेंट आपको मिल सकती हैं केवल और केवल नेक्स्ट आईएएस के एवेल्यूएशन में। इलाहाबाद में और कोई इतना अच्छा एवेल्यूएशन नहीं दे पाएगा क्योंकि उनका पेइंग स्किल उतना नहीं है और उनके पास प्रोफेशनल्स भी वैसे नहीं है जैसे हमारे पास एक स्किल्ड टीम है और क्वालिफाइड लोगों की, क्योंकि हम पे करते हैं तो काम लेते हैं। तो आई होप आप आपसे जल्दी मुलाकात होगी नेक्स्ट आईएएस की टेस्ट सीरीज के हिस्से के तौर पर। ठीक है, लॉन्च हो रही है 16 नवंबर से, टेस्ट होंगे 22, 12 होंगे सेक्शनल और 10 होंगे एफएलटी। बहुत कुछ फ्री में है उसमें, साथ साथ मेंटरशिप आप और बाकी फीचर्स के लिए वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए थैंक यू।